एवरीथिंग से में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए ये एग्ज़ाम दूत का जो है गेस्ट पेपर है और ये 2025 में जो है 10th का एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड का। ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। इसमें जो है बहुत ही अच्छा से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम बारी बारी से जो है हिस्ट्री का अलग अलग चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो असल में जो है आज जो है हम मास्टर वीडियो बनाने जा रहे हैं और एक ही वीडियो में आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव इतिहास का होगा सारा चैप्टर को देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको एक ही जगह सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है। ये वीडियो थोड़ा स्पीड में होने वाला है क्योंकि ये मास्टर वीडियो है और अगर आपको धीरे धीरे देखना है तो अगर अलग अलग से वीडियो बना के दिया है चैप्टर बाय चैप्टर तो वो देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी था? तो याद रखना है ये ब्रिटेन का निवासी था। दूसरा क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना हुई थी? तो ये जो हो जाएगा 1928 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का रहा है, यंग इटली के संस्थापक किसने की थी? तो ये हो जाएगा मेजनी किया था। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन देखिए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा मेजनी हो जाएगा। इटली में राष्ट्रवाद का जनक कौन था? तो ये हो जाएगा नेपोलियन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का 3 हो जाएगा। 6 का देखिए, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? तो ये हो जाएगा मेजनी हो जाएगा। इसके बाद है इटली के एकीकरण की तलवार कौन थी? तो ये हो जाएगा गौरिवाल्डी हो जाएगा। 7 का पी आंसर हो जाएगा। 8 में देखिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये हो जाएगा यूरोप का। इसके बाद है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये हो जाएगा बिस्मार्क हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ये हो जाएगा बिस्मार्क हो जाएगा। और इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया हो जाएगा। इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं था? तो आपको ध्यान रखना है बिस्मार्क का जो संबंध नहीं था, मेजनी का, गौरिवाल्डी का और काबूल का संबंध था। इसके बाद है 13 नंबर देखिए, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो ये हो जाएगा निरंकुश शासन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर देखिए, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये जो हो जाएगा रूसो को हो जाएगा। इसके बाद है फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की थी? तो ये हो जाएगा संविधान सभा में। इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर में देखिए, फ्रांस में सामंतवाद का अंत हुआ था तो कब हुआ था? अथवा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 4 अगस्त 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा बुर्बो राजवंश का। 18 नंबर देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा यूनान का हो जाएगा। इसके बाद है 19 नंबर देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा तुर्की का। अगला देखिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा है? ये हो जाएगा यूनान का। इसके बाद अगला देखिए, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की है? तो ये हो जाएगा टीपू सुल्तान ने किया है। कहाँ? तो ये मैसूर का रहने वाला था भारत का। इसके बाद है बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क जो हो जाएगा एक कूटनीतिज्ञ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा 1862 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद है बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो ये हो जाएगा हीगेल के विचारधारा से। इसके बाद है वियना सम्मेलन कब हुआ है? तो ये हो जाएगा 1815 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद है वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा मेटरनिक था। इसके बाद है विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो ये हो जाएगा पर्सा का शासक। और नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड होते हैं? तो ये हो जाएगा आपको 5 होते हैं, याद रखना है। इसके बाद है 29 नंबर देखिए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की है? तो ये हो जाएगा रैन संघ का। और अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर कह रहा है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 ईस्वी में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मेटरनिक क्या था? तो मेटरनिक जो हो जाएगा एक घोर प्रतिक्रियावादी था। और 32 नंबर देखिए, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ है? तो ये 1848 ईस्वी में हो गया है। 33 नंबर पे चलते हैं, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया? तो यंग यूरोप हो जाएगा। इसके बाद है 35 नंबर देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कार्बोनेरी संगठन से हो जाएगा। इसके बाद है जाल्वेराइन एक संस्था थी किसकी? तो ये हो जाएगा व्यापारियों का। इसके बाद है जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो ये हो जाएगा पर्सा ने। इसके बाद है हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा बुडापेस्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 39 नंबर कह रहा है,
हंगरी की भाषा क्या है? तो देखिए म्यांमार दे दिया है, मैग्यार होता है, तो याद रखना आप लोग क्या होगा, म्यांमार नहीं हो गया, मैग्यार हो जाएगा। 40 नंबर देखिए, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा कोसुत ने। और हनोई समझौता कब हुआ है? तो ये हो जाएगा 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, सेडोबा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया का। और सेडोबा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। सेडोन का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध तो हो जाएगा पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ है? 1871 ईस्वी में हो जाएगा। और जर्मनी रैन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। इसके बाद है 47 नंबर देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो ये हो जाएगा तुर्कों की। और क्रीमिया युद्ध कब हुआ है? तो याद रखना 1853 से 54 ईस्वी में जो है क्रीमिया युद्ध हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर का है, कार्बोनेरी की स्थापना हुई थी? तो ये हो जाएगा 1810 ईस्वी में। और काउंट काबूल को विक्टर एम्यूल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 का, इससे करके याद रखना है आपको। इसके बाद रक्त एवं लौह नीति के अवलंबन किसने किया था? तो ये हो जाएगा बिस्मार्क ने। लाल कुट्टी का गठन किसने किया है? तो ये हो जाएगा लाल कुट्टी का गठन किसने किया है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर गौरीवाल्डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई है? तो याद रखना 1871 ईस्वी में। वर्साई की संधि कब हुई है? तो याद रखना है 1919 ईस्वी में एक वर्साई की संधि हुई थी। इसके बाद है 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो ये हो जाएगा फ्रांस का। इसके बाद अगला क्वेश्चन 57 नंबर देखिए, इंग्लैंड का कौन सा कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? तो ये हो जाएगा लॉर्ड बायरन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर, गौरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो ये हो जाएगा नाविक हो जाएगा। और चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। इसके बाद है वार एंड पीस किसकी रचना है? ये हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय का हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडॉन का युद्ध के बाद हुआ था। और किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये हो जाएगा सेडॉन का बाद। ठीक है, देखिए इसमें कहा किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो हो जाएगा सेडॉन का युद्ध। और इटली का एकीकरण हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा सेडॉन का युद्ध हो जाएगा। इसके बाद 63 नंबर देखिए, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है? तो ये हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। और किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये मेटरनिक का कहना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? ये हो जाएगा काउंट काबूल हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, तो कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हो जाएगा सेडॉन का युद्ध हुआ था। तो याद रखना सेडॉन का युद्ध कब हुआ है? 1870 ईस्वी में। और सेडोवा पूछते तो 1866 ईस्वी हो जाएगा। दो क्वेश्चन है जो बहुत फंसाते हैं बच्चों को। पहला हो गया सेडॉन का युद्ध, तो डॉन याद रखना, सेडॉन में डॉन आया तो ये हो गया 1870। और सेडोवा हो जाएगा तो 1866 हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद देखिए 1829 ईस्वी की एडनियापोल की संधि किन देशों के बीच हुआ है? तो ये हो जाएगा तुर्की और रूस के बीच हुआ है। तो याद रखना है एडनियापोल की संधि कब हुआ है? तो ये 1829 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद 68 नंबर देखिए, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता का नाम क्या था? तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, हनोई समझौता हुआ था, याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ है? तो ये हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ये हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ। इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो है मास्टर वीडियो है इसलिए इतना स्पीड हो रहा है। अब चलिए दूसरा चैप्टर में देखते हैं, समाजवाद एवं साम्यवाद से संबंधित क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, रूस में फरवरी क्रांति कब हुई है? तो ये हो जाएगा 1917 ईस्वी में हुए हैं। इसके बाद रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो ड्यूमा कहा जाता है, याद रखना है। 3 नंबर देखिए, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1883 ईस्वी में। और रूस का पहला साम्यवादी था तो ये हो जाएगा प्लेखनोवा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था? तो ये हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय का था। और रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा सितंबर 1917 ईस्वी में। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो ये हो जाएगा 1921 ईस्वी में। और 8वां देखिए, रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो ये याद रखना 1904 और 5 में जो है रूस जापान युद्ध हुआ था। 9वां क्वेश्चन देखिए, रूस में किस राजवंश का शासक था? तो ये हो जाएगा रोमनोवा वंश का शासक था। और रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा रूस का सम्राट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर में कह रहा है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ है? तो ये हो जाएगा 1861 ईस्वी में। और जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब जारी किया है? तो ये हो जाएगा 11 मार्च 1917 ईस्वी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर का रहा है, जार निकोलस को कब सिंहासन त्यागना पड़ा है? ये हो जाएगा 15 मार्च 1917 ईस्वी के। और 14 नंबर देखिए, जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की थी? ये हो जाएगा 1905 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो ये हो जाएगा 1921 ईस्वी में। और लेनिन का मृत्यु जो हो गया है 1924 ईस्वी में हो गया है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का रहा है, लेनिन द्वारा कॉमिंटर्स की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1919 ईस्वी में। और लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना है? तो ये हो जाएगा स्टालिन बना है। इसके बाद है चेका क्या था? तो चेका जो है एक पुलिस दस्ता था। और 20 नंबर देखिए चेका का गठन किसने किया था? तो ये हो जाएगा लेनिन ने किया था। इसके बाद है बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? तो ये हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी में जो है बोल्शेविक क्रांति हुई है। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा लेनिन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेस्ट लिटोवस्का की संधि किन देशों के बीच हुआ है? तो ये हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर देखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र जिसे हम कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रूस में हुआ था। इसके बाद स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? ये हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर खड़ा, साम्यवादी घोषणा पत्र जिसे हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1848 ईस्वी में हुआ था। और 29 नंबर देखिए, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो ये हो जाएगा 1921 ईस्वी में। ये टोटल जो है 15 देशों में टूट गया था। यूएसएसआर जो है 14 देश अलग हो गए थे, एक देश अपने थे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 देश हो जाएगा। इसके बाद 30 नंबर देखिए, स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? तो ये हो जाएगा महासचिव चुना गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापक किसने की है? तो ये हो जाएगा एम.एन. राय ने किया है। और दुनिया के मजदूर एक हो किसने कहा था? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 1 मई को। और किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो ये याद रखना, दास कैपिटल को। इसके बाद प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो याद रखना 1864 में। और कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। इसके बाद द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो याद रखना 1889 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगा। और तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो याद रखना 1919 में। और मास्को कहाँ है? रूस की राजधानी जो है मास्को है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि, शांति और रोटी ये तीनों नारा किसने दिए हैं? तो याद रखना लेनिन ने दिया है। और खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना 9 जनवरी 1905 को हुआ था। इसके बाद रासपुटिन कौन था? तो रासपुटिन जो है एक भ्रष्ट पादरी था। 40 का बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 41 नंबर देखिए, अप्रैल 38 किसने तैयार की थी? तो याद रखना लेनिन। और 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कम्युनिस्ट्स की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखना है मास्को कहाँ है? तो रूस की राजधानी है। इसके बाद 43 नंबर देखिए, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो याद रखना है कार्ल मार्क्स। और नई आर्थिक नीति जिसे नेप कहा जाता है, उसका जन्मदाता कौन था? तो ये याद रखना लेनिन है। इसके बाद फ्रांसीसी समाजवाद का विकास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखना सेंट साइमन को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 46 नंबर का है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन को हो जाएगा। इसके बाद 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा फरवरी की क्रांति। और दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? तो याद रखना है 1867 ईस्वी में हुआ है। दास कैपिटल किसका बुक हो जाएगा? तो ये कार्ल मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद 49 नंबर देखिए, 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये याद रखना क्रेंस्की था। इसके बाद 50 नंबर देखिए, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये याद रखना है कार्ल मार्क्स का हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ है? तो जर्मनी में हुआ है। कब हुआ है? तो 5 मई 1818 ईस्वी को जन्म हुआ है। 1883 में इसका मृत्यु हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वार एंड पीस की रचना किसकी है? तो याद रखना टॉल्स्टॉय का है। और यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो ये देखिए कार्ल मार्क्स जो है यूटोपियन समाजवादी नहीं था। लुई ब्लास, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवेन जो है यूटोपियन समाजवादी था। इसके बाद है लाल सेना का गठन किसने किया है? तो ये हो जाएगा ट्रोट्स्की ने किया है। इसके बाद अगला देखिए, इसमें जो है अगला चैप्टर आ गया है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, और इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया है। देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो ये हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा। और हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें जो है कौन कौन सा देश आते हैं, ठीक है, शामिल नहीं, ये नहीं है, कौन कौन सा देश आ जाएंगे? तो ये हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। इसको इसी तरह याद रखना है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस में जो है हिंद चीन में आते हैं ये तीनों देश। इसके बाद हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे, तो कोलोन कहे जाते थे। और हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो ये हो जाएगा चीन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएगा निकलसन था। और देखिए, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह ने की थी। कब की थी? तो ये हो जाएगा फरवरी 1930 ईस्वी में। इसके बाद है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा हो ची मिन्ह हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, कहा वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हो जाएगा 1945 ईस्वी में। और वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये हो जाएगा किसके विरुद्ध हो जाएगा? ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध हो जाएगा। इसके बाद 10वां देखिए, वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा वियत मिन्ह हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वियतनाम में ईसाइयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये हो जाएगा स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था। इसके बाद देखिए, वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1907 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? तो ये हो जाएगा हिंद चीन का हिस्सा था। और उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ है? तो ये हो जाएगा 1975 ईस्वी में।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर खड़ा है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम में युद्ध में भाग लिया था? ये हो जाएगा जॉन एफ कैनेडी के नेतृत्व में। इसके बाद है 16 नंबर देखिए, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? ये हो जाएगा रसेल हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया था? तो ये हो जाएगा जेनेवा समझौता। और मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? तो ये हो जाएगा हनोई समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। 19 नंबर देखिए, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये हो जाएगा 1975 में। और द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा फॉन बोई चाओ ने लिखा है। इसके बाद 21 नंबर देखिए, वियत मिन्ह सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1945। और वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा हो ची मिन्ह ने। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर कह रहा है हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो याद रखना हुए फूसो था। तो हुआ आंदोलन का नेता कौन हो गया? फूसो हो गया। इसके बाद हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये हो जाएगा 1939 ईस्वी में। और हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा न्यूगेन आइक्यूक हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा पथ प्रदर्शक होता है। और जेनेवा समझौता कब हुआ है? तो ये हो जाएगा 1954 ईस्वी में। 28 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर देखिए, माइली गाँव की हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? तो ये हो जाएगा अमेरिका। और माइली गाँव की घटना कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम में। इसके बाद माइली गांव हत्याकांड कब हुआ था? तो 1968 ईस्वी में हुआ था। और अंकोरवाट में किस हिंदू देवी का मंदिर है? तो ये हो जाएगा विष्णु जी का। इसके बाद अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अथवा अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो ये हो जाएगा सूर्य वर्मा द्वितीय ने। और अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? ये हो जाएगा कंबोडिया में। 34 नंबर देखिए, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कंबोडिया। और राजा सूर्य वर्मन द्वितीय ने कब अंकोरवाट मंदिर का निर्माण करवाया है? तो ये हो जाएगा 12वीं शताब्दी में। इसके बाद अगला देखिए, कंबोडिया और लाओस प्रदेश में किस सभ्यता का प्रभाव था? तो ये हो जाएगा भारतीय। और कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? तो ये हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा नोम पेन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 39 नंबर देखिए, हिंद चीन में कोलोन थे। तो कोलोन क्या थे? तो ये वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाते थे? कोलोन कहे जाते थे। इसके बाद कन्फ्यूशियस कौन था? तो ये हो जाएगा एक चीनी विचारक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लाओस और कंबोडिया में कम साम्यवादी दल की सरकारें कायम हुई हैं? ये हो जाएगा 1975 में। किसका? तो कंबोडिया में साम्यवादी दल की सरकारें जो है कायम हुई है 1975 में। इसके बाद लियांग किचाओ कौन था? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? ये हो जाएगा फ्रांस का हो जाएगा। इसके बाद 44 नंबर देखिए, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई है? ये हो जाएगा 1887 ईस्वी में। और 45 नंबर देखिए, दिएन वियन फू के युद्ध में कौन देश बुरी तरह हार गया है? तो ये हो जाएगा फ्रांस जो है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा जोत ग्युएन आय हो जाएगा। ठीक है। अनामी दल का संस्थापक कौन होगा? जोत ग्युएन आय हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है तोकिंग अन्नाम में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो ये हो जाएगा चीनी हो जाएगा। इसके बाद है पायट लाओ का गठन कहाँ किया गया था? तो ये हो जाएगा लाओस में। इसके बाद जापान जैसे छोटे देश ने कब विशालकाय रूस को हरा दिया है? तो ये हो जाएगा 1905 ईस्वी में। इसके बाद हनोई समझौता कब हुआ है? तो ये याद रखना 1946 ईस्वी में हुआ है। और पेरिस शांति समझौता कब हुआ है? तो पेरिस शांति समझौता 1974 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद है नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो ये हो जाएगा कंबोडिया का। इसके बाद देखिए अगला चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद है। इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? तो ये याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? ये हो जाएगा 1916 ईस्वी में हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा की स्थिति को आरंभ किया है? तो ये हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। और गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया है? ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो ये हो जाएगा 1893 ईस्वी में गए थे। और आए कब है? तो ये है 1915 ईस्वी में आए हैं। 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया है? तो ये हो जाएगा नस्लवाद हो जाएगा। इसके बाद महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो ये हो जाएगा यंग इंडिया हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए हैं? तो ये हो जाएगा 1915 ईस्वी में, 9 जनवरी 1915 याद रखना है। और 9वां देखिए, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो याद रखना है राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। इसके बाद गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले को जो है अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इसके बाद 11 नंबर देखिए, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया है? तो याद रखना है 6 अप्रैल 1930 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो याद रखना है दांडी। दांडी कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। और हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो याद रखना है गांधी जी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? तो याद रखना है जो असहयोग आंदोलन का जो है उल्लेख हुआ। असहयोग आंदोलन कब हुआ है? 1920 ईस्वी में। इसके बाद चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था?
ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। इसके बाद है देखिए 16 नंबर देखिए चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी, तो ये हो जाएगा गांधी जी ने। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो ये हो जाएगा हंटर समिति का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, तो याद रखना है रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है सभा का आयोजन किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर का है रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था, तो याद रखना 1919 ईस्वी में हुआ था। और रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, तो ये हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई थी, तो याद रखना है 6 अप्रैल 1919 को। और 25 नंबर देखिए साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, तो याद रखना 1928 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा सर जॉन साइमन हो जाएगा। 27 नंबर देखिए स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हो जाएगा 1923 ईस्वी में। और स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। 28 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद 29 नंबर देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था, तो ये 1927 ईस्वी में और सोनपुर में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, तो ये हो जाएगा 1920 ईस्वी में। और 31 नंबर देखिए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। इसके बाद 32 नंबर देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय हो जाएगा। और दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था, तो ये याद रखना है रावी। रावी नदी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था, तो ये हो जाएगा मास्टर दा। इसके बाद 35 नंबर देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो याद रखना 1906 में। और अगला क्वेश्चन देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो ये याद रखना दिसंबर 1920 में और नागपुर में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया गया है, तो ये 12 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर में दिया हुआ है अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है किसने की है, तो याद रखना ये जो हो जाएगा सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। इसके बाद है अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता था। और इसी पे जो है RRR सिनेमा बना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की है, तो ये हो जाएगा सत्य भगत ने किया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी जिसे हम WC बनर्जी भी कहते हैं। इसके बाद 42 नंबर देखिए भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो ये हो जाएगा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष हो जाएगा। और 43 नंबर क्वेश्चन देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, इसके संस्थापक कौन थे, ये हो जाएगा 1885 ईस्वी में। और इसके जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर का भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था, तो ये हो जाएगा तिलक जी और एनी बेसेंट ने चलाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था, तो याद रखना 1920 में और तुर्की के शासन के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये हो जाएगा अली मुसालियर के नेतृत्व में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 इसमें कहाँ हुआ था, तो केरल के तट पे। इसके बाद मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो देखिए केरल के तट पे आ गया है। इसके बाद 1905 इसमें बंगाल विभाजन किसके समय हुआ है, तो याद रखना है लॉर्ड कर्जन के समय में जो है बंगाल विभाजन हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो ये हो जाएगा महेंद्र प्रताप को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर का है 1919 से 47 तक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है, तो ये हो जाएगा गांधी युग के नाम से विख्यात है। कब से 1919 से 1947 तक। और अगला क्वेश्चन देखिए 1932 में पुनः समझौता किसके बीच हुआ है, तो ये हो जाएगा गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर का है किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की है, तो ये हो जाएगा MN राय ने। और 53 नंबर देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 1928 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद 54 नंबर देखिए हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है, तो ये हो जाएगा 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसके बाद 55 नंबर देखिए गदर पार्टी के संस्थापक स्थापना किसने और कब की है, तो ये हो जाएगा लाला हरदयाल ने। और कब किया है 1913 ईस्वी में। कहाँ किया है, तो लंदन में किया था, याद रखना। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, याद रखना लंदन में हुआ था। कितने गोलमेज सम्मेलन हुआ है, तो अभी तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस टाइम। इसके बाद 57 नंबर देखिए किस घटना के विरोध में गांधी जी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, तो ये हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसके बाद है देखिए 58 नंबर का है तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी, ये हो जाएगा किसानों पर। इसके बाद है बम्बई में
कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 1934 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन देखिए, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया था, तो ये हो जाएगा 1924 ईस्वी में। 61 नंबर देखिए, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया है, तो ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी ने जो है वेदों की ओर लौट चले का नारा दिया है। इसके बाद है 62 नंबर देखिए, इनमें से किसने बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है। और 63 नंबर देखिए, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, तो 1928 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है, याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने। और ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, ये हो जाएगा जतरा भगत। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ था, तो ये जो है 1914 में और उड़ीसा में हुआ था। और चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था, तो ये हो जाएगा अपना बिहार में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 68 नंबर, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा अंबेडकर जी ने। और बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। 70 नंबर देखिए, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, तो ये हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और 71 नंबर देखिए, कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। और 72 नंबर देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, तो याद रखना राजा राम मोहन राय ने। चलिए 73 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र प्रारंभ किया है, तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर का है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। और कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 1 सितंबर हो जाएगा। इसके बाद 76 में देखिए, मोपला विद्रोह का तत्कालीन प्रभाव क्या था, तो ये हो जाएगा सांप्रदायिकता था। और केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, तो ये हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा। इसके बाद 78 नंबर देखिए, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया है, तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को मनाया गया है। और किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। इसके बाद 80 नंबर देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया है, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो है जिसे हम क्या कहते हैं, RSS से कहते हैं, तो इसका स्थापना 1925 ईस्वी में KV हेडगेवार ने किया था। और इसका स्थापना कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। इसके बाद 81 नंबर देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, याद रखना है आपको कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। और इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू ने रात के 12 बजे जो है रावी नदी के तट पे पहली बार तिरंगा फहराया था। इसके बाद ये देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी, याद रखना है बारदोली कहाँ है, तो ये हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब और किसने किया है, तो ये 1925 ईस्वी में। और किसने किया है, सत्य भगत ने किया है। इसके बाद 84 नंबर देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ है, तो याद रखना है 1916 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद 85 नंबर देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ है, तो याद रखना है 1930 में। और कहाँ से हुआ है, डांडी से हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 86 नंबर का रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो ये हो जाएगा लॉर्ड इरविन हो जाएगा। और अगला देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखना 1916 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ है, तो याद रखना है पटना में। कब हुआ है, 1666 ईस्वी में। बहुत ही आसानी है ये, 1 6 6 6 करके याद करना है। और टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के, तो याद रखना है मैसूर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। इसके बाद है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था क्या था, तो करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो ये हो जाएगा पुर्तगाली था। और पुर्तगाली में वास्को डी गामा जो है 20 मई 1498 ईस्वी को जो है भारत आया था। ठीक है, याद रखना है। तो देखिए ये भी चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद है अर्थव्यवस्था और आजीविका है, इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था, तो ये हो जाएगा जुलाई 1980 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया है, तो ये हो जाएगा लुई ब्ला ने किया है। इसके बाद है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन से होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे, तो ये हो जाएगा कोयला, कपास और लौह उद्योग शामिल थे। 5वां नंबर देखिए, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा देश विश्व का वित्तीय केंद्र बन गया है, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। और 6ठा देखिए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ है, तो याद रखना है इंग्लैंड में हुआ है। कब हुआ है, 1688 में जो है शुरू हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये मास्टर वीडियो है और इसमें जो है आपको इसी तरह पढ़ना ही पड़ेगा। मास्टर वीडियो में जो है एक साथ सारा जो है जितना भी चैप्टर है उसको कवर किया जाता है। और इसके तहत जो है हिस्ट्री का जितना भी ऑब्जेक्टिव और जितना भी चैप्टर है एक साथ इसमें कवर किया हुआ है। आप इस वीडियो को 3-4 बार देखेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। अब चलिए हम 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस फैक्ट्री एक्ट, भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। फैक्ट्री एक्ट तो ये हो जाएगा 1881 में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ है, तो ये हो जाएगा 1814 से। इसके बाद है देखिए
भारत में औद्योगिक नीति घोषणा पत्र जारी किया गया था, याद रखना 1980 में। और भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ है, तो ये हो जाएगा 1926 में। इसके बाद है भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई है, तो याद रखना 1895 ईस्वी में। प से पंजाब और प से 95 याद रखना। इसके बाद है भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और उसका प्रधान किसे बनाया गया, तो ये हो जाएगा इब्राहिम रहीमतुल्लाह को जो है बनाया गया था। कब, 1921 ईस्वी में। इसके बाद है 13 नंबर देखिए, भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 1918 ईस्वी में। और भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है 1910 ईस्वी में हुआ है, यानी 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 15 में देखिए, भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो 1962 ईस्वी में। और भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ है, तो ये हो जाएगा 1948 ईस्वी में। इसके बाद भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो ये हो जाएगा 1911 ईस्वी में। और भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की है, तो ये हो जाएगा 1921 ईस्वी में। इसके बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ है, तो ये हो जाएगा वस्त्र उद्योग से। और 20 नंबर देखिए, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ है, तो ये हो जाएगा 1838 ईस्वी में। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ है, तो इंग्लैंड में हुआ है। और कब से शुरू हुआ है, तो 1838 ईस्वी से। 21 नंबर देखिए कह रहा है, इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ है, 1802 ईस्वी में हो जाएगा। और इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ है, तो याद रखना 1918 ईस्वी में। इसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जमशेदजी टाटा ने टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की है, तो ये हो जाएगा 1907 में। कहाँ हुआ है, झारखंड के जमशेदपुर में। जमशेदपुर को पहले साक्षी के नाम से जानते थे। और देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा जमशेदजी टाटा ने। 25 नंबर देखिए, बुजुर्गा वर्ग कहते हैं, तो ये देखिएगा मध्यम वर्ग को जो है बुजुर्गा वर्ग कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद है बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो याद रखना है इंग्लैंड में हुआ था। 27 नंबर देखिए, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली है, तो ये हो जाएगा कलकत्ता में। कब होगा, 1917 ईस्वी में। और 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1829 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफंस ने अपने स्वनिर्मित इंजन से सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक की, तो ये हो जाएगा लिवरपूल से मैनचेस्टर। और कहाँ हो जाएगा, ये इंग्लैंड में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 1934 में सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान का फोटो छपा था, तो ये हो जाएगा विष्णु भगवान का। ठीक है, तो 1934 में जो है सनलाइट साबुन का प्रकाशन हुआ था और उस सनलाइट पर जो है कैलेंडर पर जो है विष्णु भगवान का फोटो बनाया हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 1928 ईस्वी में ग्रैप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र छपा था, तो ये हो जाएगा बालकृष्ण का। ठीक है, तो ग्रैप वाटर हो जाएगा बालकृष्ण का। 31 नंबर देखिए, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो ये याद रखना है वास्प इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट ने किया है। 32 नंबर देखिए, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखना है जॉन के। फ्लाइंग शटल कौन हो जाएगा, तो जॉन के हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, स्प्रिंग इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी ने। इस सबको रट लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखना है जॉर्ज स्टीफंस ने किया था। 35 में चलिए, व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार की किस देश में अपनाई गई है, तो याद रखना है इंग्लैंड में। 36 नंबर पर चलते हैं, कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना कब की गई थी, तो ये हो जाएगा 1960 ईस्वी में। और 37 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना कब की गई है, तो ये हो जाएगा 1920 ईस्वी में जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना हुई है। और 38 नंबर देखिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी, तो ये हो जाएगा 1850 ईस्वी में हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले हैं, तो ये हो जाएगा 1955 ईस्वी में। और 40 नंबर देखिए, पोर्टो नोवा कहाँ है, तो तमिलनाडु में पहला लौ इस्पात कारखाना कब स्थापित हुआ है, तो ये हो जाएगा 1830 ईस्वी में। इसके बाद 41 नंबर देखिए, 20वीं शताब्दी के आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे, तो ये हो जाएगा भारतीय देवी देवताओं के। और 42 नंबर देखिए, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, तो ये हो जाएगा हम्फ्री डेवी ने। 43 नंबर देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 1920 ईस्वी में। और स्प्रेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ है, तो ये हो जाएगा 1764 ईस्वी में। इसके बाद 45 नंबर देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है, ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। 46 नंबर देखिए, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई है, तो याद रखना 1854 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, तो ये हो जाएगा एडमंड कार्टराइट हो जाएगा। याद रखना है पावर लूम का आविष्कार किसने किया है, तो एडमंड कार्टराइट। इसके बाद देखिए, अगला चैप्टर का नाम हो गया शहरीकरण एवं शहरी जीवन से संबंधित। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन का है, बिहार में पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया है बिहार को, तो ये हो जाएगा 1912 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन, बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बना है, तो ये हो जाएगा 2000 ईस्वी में बना है। तीसरा नंबर देखिए, बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ है, तो ये हो जाएगा 1912 ईस्वी में। और उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ है, तो ये देखिए 1935 में दिया है। 1935 का अधिनियम के तहत 1936 में जो है अलग हो गया था। पाँचवा नंबर देखिए, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। छठा देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक सीमित द्वारा
शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो ये हो जाएगा 3 सदस्य थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बना था? तो ये हो जाएगा उदयन के शासनकाल में जो है राजधानी बनाया था। और पाटलिपुत्र में जो है पाटलिपुत्र को जो है बसाने का काम किया है उदयन ने। पूछेगा पाटलिपुत्र में सबसे पहले अपनी सैनिक छावनी किसने स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा अजातशत्रु हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई है? तो ये हो जाएगा अजातशत्रु के द्वारा। यही क्वेश्चन हम कह रहे थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र के राजभवन और अन्य भवनों का निर्माण जो है देवताओं ने किया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो हो जाएगा फाहियान का था। इसके बाद है पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ है? तो ये हो जाएगा 1786 ईस्वी में। इसके बाद है पटना का पुराना नाम क्या था? तो ये देखिए पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और जिमाबाद, ये तीनों नाम था। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 12 नंबर देखिए, किस वस्तु के भंडारण के लिए पटना का गोलघर बनाया गया था? तो ये हो जाएगा अनाज के भंडारण के लिए। और 13 नंबर देखिए, सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ है? तो याद रखना है पटना में हुआ है। 14 नंबर देखिए, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म जो है पटना में हुआ है? तो ये हो जाएगा 10वें गुरु जो हो जाएगा। कितना नंबर के गुरु थे? तो 10वें नंबर के गुरु थे। और 15 नंबर देखिए, अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? तो ये हो जाएगा 1856 ईस्वी में। और 16 नंबर देखिए, मगध राज की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा राजगिरी हो जाएगा। इसके बाद है 17 नंबर देखिए, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा 1918 ईस्वी में। 18 नंबर देखिए, बम्बई को किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंशियल की राजधानी बनाया गया था? तो ये हो जाएगा 1919 में हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर देखिए, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो ये हो जाएगा बहुमंजिली इमारत थी। 20 नंबर देखिए, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ है? तो ये हो जाएगा 1863 ईस्वी में। और 21 नंबर देखिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ है? तो ये हो जाएगा 1870 ईस्वी में। इसके बाद अगला देखिए, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है? तो ये हो जाएगा 1838 ईस्वी में। और 23 नंबर देखिए, इंग्लैंड के 2 प्रारंभिक यानी औद्योगिक नगरों का उल्लेख करें तो ये हो जाएगा लीड्स और मैनचेस्टर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सिंगापुर कब स्वतंत्र राष्ट्र हुआ है? तो ये हो जाएगा 1965 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर कह रहा है, 25 नंबर, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्य राजधानी कौन सी थी? तो ये हो जाएगा बम्बई है। इसके बाद आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ है? तो ये हो जाएगा औद्योगिक क्रांति से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ था। 28 नंबर देखिए, 1863 ईस्वी में धुआं निरोधक कानून कहाँ लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा कलकत्ता में। और 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी जो है 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? तो ये हो जाएगा 40 लाख तक। इसके बाद 30 नंबर देखिए, शहरी सभ्यता ने कौन सी भावना को उत्पन्न किया है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाद को। और 31 नंबर देखिए, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो ये हो जाएगा विस्तृत क्षेत्र। इसके बाद है देखिए 32 नंबर का है, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा एडमंड मियर्स था। और 33 नंबर देखिए, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई है? तो ये हो जाएगा एवेंजर हावर्ड ने बनाई है। इसके बाद 34 नंबर देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था? तो ये हो जाएगा बालिग पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए हो जाएगा। इसके बाद 35 नंबर देखिए, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? तो ये हो जाएगा लंदन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर का है, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? तो ये हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय ने। 37 नंबर देखिए, दादा साहब फाल्के के निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया है? तो ये हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। इसके बाद 38 नंबर देखिए, पेरिस का हाउस मनीकरण किसने किया था? तो ये हो जाएगा बैरन हॉसमैन हो जाएगा। 39 नंबर देखिए, सम्राट लुई नेपोलियन तृतीय द्वारा पेरिस के पुनः निर्माण का निर्णय कब लिया गया था? तो ये हो जाएगा 1852 ईस्वी में। इसके बाद 40 नंबर देखिए, हार्वर्ड के विचारों के आधार पर रेमंड्स अनविन और बैरी पार्कर ने एक गार्डन सिटी का डिजाइन तैयार किया था, उसका नाम क्या था? तो ये हो जाएगा न्यू अर्जविक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तारिक दौदी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा अब्दुल्ला हो जाएगा। और 42 नंबर देखिए, इंडिका जो है किसकी रचना है? इंडिका रचना मेगास्थनीज क्या है? वेनसंग का नहीं होगा, मेगास्थनीज हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर का है, गुप्तकालीन आरोग्य विहार का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये हो जाएगा कुम्हरार से। कुम्हरार कहाँ है? तो पटना में हो जाएगा। 44 नंबर देखिए, देव गार्नियर मत्स्य आगमन नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा दुर्गाचरण राय। और 45 नंबर देखिए, अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ है? तो ये हो जाएगा किसका हो जाएगा? संपत्ति का हो जाएगा। इसके बाद 46 नंबर देखिए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा महानगर में। और 47 नंबर देखिए, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस नगर की किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो ये हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था हो जाएगा। इसके बाद 48 नंबर देखिए, आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया है? तो ये हो जाएगा शहरीकरण का। और 49 नंबर देखिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो ये हो जाएगा कौन सा? मध्यम वर्ग हो जाएगा।
इसके बाद है 50 नंबर देखिए पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है, तो ये हो जाएगा श्रमिक वर्ग का। और 51 नंबर देखिए समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो ये हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला चैप्टर देखिए व्यापार और भूमंडलीकरण से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है विश्व व्यापार के रूप में कौन सा शहर सबसे पहले उभर कर आया है, तो ये हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ है, तो ये हो जाएगा 18वीं शताब्दी से जो है आरंभ हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था, तो ये हो जाएगा वस्त्र उद्योग जो है इसका आधार हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई है, तो ये हो जाएगा जनवरी 1995 में जो है इसका स्थापना हो गया है और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जेनेवा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, ये हो जाएगा विश्व बैंक का जो मुख्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC जो हो जाएगा। ठीक है, ये जो आंसर ए लिया है ये गलत हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो ये हो जाएगा 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का है भारत में अकाल कब पड़ा था, तो भारत में जो अकाल 1850 से 1920 तक पड़ा था। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी, तो ये हो जाएगा पंजाब प्रांत में जो है कैनाल कॉलोनी बनाई गई थी। इसके बाद है भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई है, तो ये हो जाएगा 1993 ईस्वी में 1991 ईस्वी में। इसका आंसर 93 नहीं होगा, 1991 ईस्वी में हो गया। इसके बाद है 10 नंबर देखिए भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई है, तो ये हो जाएगा 1990 के दशक में जो है भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया है, तो ये हो जाएगा जॉन विलियमसन हो जाएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका ने किया है, कब किया है, तो ये हो जाएगा 1990 ईस्वी में किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का है यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था, तो ये हो जाएगा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ था। इसके बाद है 14 नंबर देखिए यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब की गई है, तो ये हो जाएगा 1997 में, जिसको हम नाटो बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए अमेरिका के किस क्षेत्र में सोने का शहर कहा जाता है, तो ये हो जाएगा एल डोराडो को कहा जाता है। यानी अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है, एल डोराडो को कहा जाता है। 16 नंबर देखिए अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 11 सितंबर 2001 को है और ये हमला करवाए थे ओसामा बिन लादेन, और ओसामा बिन लादेन को जो है 2011 में मारा गया पाकिस्तान के एटाबाद से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए पेरिस शांति समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 1919 ईस्वी में। इसके बाद 18 नंबर देखिए G8 की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 1975 ईस्वी में जो है G8 की स्थापना हुआ है, जिसमें रूस को शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए G77 की स्थापना कब की गई है, तो ये हो जाएगा 1964 ईस्वी में। इसके बाद 20 नंबर देखिए बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई है, तो ये हो जाएगा अमेरिका में जो है आरंभ की गई है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए बृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई है, तो ये हो जाएगा हेनरी फोर्ड ने अपनाई है। कौन सा हो जाएगा, हेनरी फोर्ड ने, और कहाँ हुआ है, तो अमेरिका में। इसके बाद 22 नंबर देखिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है, तो ये हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ है, तो ये हो जाएगा यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ का जो स्थापना हुआ है 1957 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद 24 नंबर देखिए 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा खर्चदाता देश था, तो ये हो जाएगा अमेरिका ही था। और 25 नंबर देखिए 1820 से 1914 के बीच जो है विश्व व्यापार में कितने गुना की वृद्धि हो चुकी थी, तो ये हो जाएगा 25 से 40 गुना का जो है वृद्धि हो चुकी थी। इसके बाद है देखिए अगला कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच जो है 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था, तो ये हो जाएगा 35% हो गया था। 27 नंबर देखिए ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ है, तो याद रखना है 1932 ईस्वी में जो है ओटावा में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है, तो ये हो जाएगा लाल सागर। याद रखना है अलेक्जेंड्रिया जो है लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ है। और आयरलैंड में आलू अकाल, आपसे पूछ दे आलू अकाल कब हुआ है, तो ये हो जाएगा 1845 से लेकर 1849 के बीच। ठीक है, याद रखना है आलू अकाल कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आयरलैंड में हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन आलू अकाल किस देश में हुआ था, तो याद रखना है आयरलैंड में हुआ था। और 31 नंबर देखिए अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने किया है, तो ये हो जाएगा सिकंदर ने किया है। किसने, सिकंदर ने किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी, तो ये हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ है, तो इंग्लैंड में हुआ है। 35 नंबर देखिए आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, ये हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम IMF कहते हैं, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा वाशिंगटन DC हो जाएगा। ठीक है, और विश्व बैंक भी पूछेगा तो उसका भी मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC। और इसका जो स्थापना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 1945 ईस्वी में हुआ है और विश्व बैंक का भी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में हुआ था, तो ये हो जाएगा अमेरिका में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन
साम्यवादी गुट का अगवा देश कौन था? तो ये हो जाएगा कौन? सोवियत संघ हो जाएगा, जिसे हम बाद में रूस कहते हैं। इसके बाद है 37 नंबर देखिए, चटनी म्यूजिक किस देश में मशहूर था? तो चटनी म्यूजिक जो है मियाद और गुआन में जो है उस देश में जो है मशहूर था। इसके बाद याद रखना चटनी म्यूजिक कहाँ हो जाएगा? मियाद और गुआन में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ है? तो ये हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ है। इसके बाद 39 नंबर देखिए, वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा? तो ये हो जाएगा रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉर्नला द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये हो जाएगा मक्का हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 40 का सी हो जाएगा, यानी मक्का हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को किस सम्मेलन में कम कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा ब्रुसेल्स सम्मेलन में कम कर दिया गया है। ठीक है। इसके बाद 42 नंबर देखिए, 42 नंबर में कह रहा है धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ था? तो रेशम मार्ग जो है चीन से आरंभ हुआ था। कहाँ से हो जाएगा? चीन से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पास्ता सिसिली कहाँ हो जाएगा? इटली में जो है किसके द्वारा ले गया था? तो ये हो जाएगा अरबों के द्वारा जो है पास्ता सिसिली इटली में जो है इटली में किसके द्वारा ले गया? तो अरबों के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो ये हो जाएगा चीन का। और इसके बाद 46 नंबर देखिए, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन में हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा कार्डलिफ हो जाएगा। कौन सा पुस्तक है? दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक का जो लेखक है कार्डलिफ हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया है? तो ये हो जाएगा रूजवेल्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रूजवेल्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसवाल कहाँ हो जाएगा? अफ्रीका के स्वर्ण खानों तक पहुँचने में जो है किसे सफलता मिली थी? तो ये हो जाएगा स्टैनली को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा काठमांडू। काठमांडू कहाँ हो जाएगा? नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगा। और पूछेगा किस नदी के किनारे है? तो बागमती नदी के किनारे स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ है? 1985 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर कह रहा है बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा अमेरिका का बंटवारा जो है कब हुआ है? तो ये हो जाएगा 1984-85 में हुआ है। कब हुआ है? 1984-85 में हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई है? तो ये हो जाएगा दिसंबर 1966 में हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला में हो जाएगा। तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय हो जाएगा मनीला में हो जाएगा, याद रखना है। इसके बाद 53 नंबर देखिए, ओपेक को वॉइस फॉर द एशियन पैसिफिक इन द वर्ल्ड अफेयर्स यानी विश्व मामले में एशिया प्रशांत की आवाज़ किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा बॉब हॉक को। बॉब हॉक ने, ठीक है, किसने कहा था? तो बॉब हॉक ने कहा था। यानी ओपेक को जो है वॉइस फॉर द एशियन पैसिफिक इन वार अफेयर जो है विश्व मामले में एशिया प्रशांत की आवाज़ किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉब हॉक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ओपेक की स्थापना कब की गई है? तो ये हो जाएगा 1960 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद 55 नंबर देखिए, भारत सदस्य नहीं है किसका? तो ओपेक का, क्योंकि ओपेक जो है तेल उत्पादन करने वाले देशों का एक समूह है। 55 नंबर क्वेश्चन का है दक्षेज की स्थापना कब की गई है? तो ये हो जाएगा 1950 ईस्वी में। इसी को सार्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ है? तो ये हो जाएगा 1944 ईस्वी में। और इसी सम्मेलन का जो है परिणाम हुआ था जो है विश्व बैंक और जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये हो जाएगा रेशम मार्ग से। इसके बाद देखिए अगला जो है चैप्टर अगला आ गया प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद आ जाएगा। और ये जो है मास्टर वीडियो आपको इसमें जो है थोड़ा स्पीड देखने को मिल जाएंगे और एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा 1961 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद तीसरा देखिए, भारत मील समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीज़ के निर्यात का विरोध किया गया था? तो ये हो जाएगा चावल का विरोध किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया है? तो ये हो जाएगा पुर्तगालियों ने लगाया है। पांचवा देखिए, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो ये हो जाएगा चार्ल्स मेडकॉफ हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये हो जाएगा चीन से हुई है। और सातवां देखिए, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ है? तो याद रखना है जर्मनी में जो है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ। यही जो है पहला व्यक्ति था जो छपाई खाने का शुरू किया था। इसके बाद आठवां क्वेश्चन देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की है? तो ये हो जाएगा बाइबिल का। और नौवां देखिए 1957 में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ था? तो ये हो जाएगा फ्रांस में स्थापित हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में कह रहा है 10 नंबर 1821 ईस्वी में संवाद कुमुदी एक किताब का नाम है, का प्रकाशन किसने शुरू किया है? तो याद रखना राजा राम मोहन राय। कब किया है? 1821 ईस्वी में। 11 नंबर देखिए, 1876 में प्रकाशित अमार जीवन, ठीक है, नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? तो ये हो जाएगा राम सुंदरी देवी। ये कौन हो जाएगा? रस सुंदरी देवी हो जाएगा, ठीक है। पहला जो है आत्मकथा जो है लिखने का महिला में यहीं शुरू की थी 1876 ईस्वी में।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो याद रखना है जर्मनी में। और 13 नंबर देखिए, जापान में छपाई की तकनीकी किसके द्वारा लाई गई है? तो ये हो जाएगा चीनू बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा लाई गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद है 14 नंबर देखिए, जापान की सबसे पहले पुरानी पुस्तक जिसका नाम है डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो ये हो जाएगा 868 ईस्वी में। यानी देख लीजिए, जापान की जो है सबसे पुरानी पुस्तक जिसका नाम क्या हो गया? डायमंड सूत्र, और ये छपी थी 868 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में मुद्रण को पहुंचाने वाला कौन था? तो ये हो जाएगा कैक्टस्टन था। 16 नंबर देखिए, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो याद रखना, रूसो रूस का नहीं था, फ्रांस का रहने वाला था। हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन के पनिकर ने कब किया था? तो ये हो जाएगा 1922 ईस्वी में किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का रहा है, हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था? तो ये हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 19 नंबर देखिए, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो याद रखना है गांधी जी ने जो है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। इसके बाद 20 नंबर देखिए, गद्दर का प्रकाशन किसने किया था? तो याद रखना है लाला हरदयाल ने जो है गद्दर का प्रकाशन किया था। और अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर का है, गांधी के आगमन से पूर्व किस पत्रिका ने स्वदेशी आंदोलन का शंख फूंकते हुए प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया था? तो ये हो जाएगा कवि वचन सुधा ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कामरेड का प्रकाशन किसने किया था? ये किताब का नाम है, और इसका जो प्रकाशन किए थे मोहम्मद अली ने किए थे। 23 नंबर देखिए, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो ये याद रखना है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक जो है जो किताब का प्रकाशन किया था, एक केसरी और एक जो है मराठी किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो चीन में हुआ है। और 25 नंबर देखिए, चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई है? एक व्यक्ति था जिसका नाम था पी सेंग, और मिट्टी का मुद्रा बनाई है कब? 1041 ईस्वी में। इसके बाद 26 नंबर देखिए, 95वें स्थापनाएं किसकी रचना है? तो याद रखना ये हो जाएगा मार्टिन लूथर का जो है ये जो है रचनाएं हैं। इसके बाद मार्टिन लूथर कौन थे? तो ये जो थे धर्म सुधारक थे। ठीक है, मार्टिन लूथर कौन थे? तो धर्म सुधारक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ है? तो याद रखना है जर्मनी में। और 29 नंबर देखिए, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है रिचर्ड एम हो ने किया है। अगला देखिए 30 नंबर का है, छापाखाना जिसे हम क्या कहते हैं? प्रिंटिंग प्रेस भी कहते हैं, का आविष्कार किसने किया है? तो ये किया है गुटेनबर्ग ने। 31 नंबर देखिए, एक पैसिया मैगजीन, याद रखना है एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था? तो ये होता इंग्लैंड में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई है? तो याद रखना ये चीन में हुई है। 33 नंबर देखिए, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा बंगाल गजर था। इसके बाद 34 नंबर देखिए, राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ये हो जाएगा मिरातुल अखबार हो जाएगा। इसके बाद है 35 नंबर देखिए, मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय थे। और 36 नंबर देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो ये याद रखना है लॉर्ड लिटन के समय में। कब हुआ है? 1878 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो ये मराठी में किया था। 38 नंबर देखिए, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके संपादन में हुआ है? तो ये हो जाएगा किसके संपादक में हुआ था? तो मोतीलाल घोष के संपादक में हुआ था। और अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो ये हो जाएगा अंग्रेजी से। ये किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का। ये भी मराठा हो गया, और केसरी 2 किताब है। इसके बाद है 40 नंबर देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया है? ये हो जाएगा न्यू इंडिया। तो पूछेगा न्यू इंडिया किसका किताब है? तो एनी बेसेंट का हो जाएगा। इसके बाद 41 नंबर देखिए, प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया है? ये हो जाएगा 1954 ईस्वी में दिया है। इसके बाद 42 नंबर देखिए, मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन कौन से 3 देश में आई है? तो चीन में हो जाएगा, जापान में हो जाएगा, और कोरिया में हो जाएगा। 43 नंबर देखिए, साहित्य सुधा निधि और विचार वेदांत का प्रकाशन कहाँ से होता था और इसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए मुजफ्फरपुर से होता था, और इसका जो संस्थापक है देवकी नंदन खत्री हो जाएगा। किस किस का? साहित्य सुधा निधि का और विचार वेदांत का हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 16वीं सदी के तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का पहला मुद्रित प्रकाशन कब और कहाँ से हुआ था? तो याद रखना है 1810 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और रामचरितमानस जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया, जो लिखा गया था? तो तुलसीदास के द्वारा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर में कह रहा है, पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन था? तो ये हो जाएगा समाचार सुधा वर्षन हो जाएगा। हिंदी में अगर पूछेगा पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र तो हो जाएगा समाचार सुधा वर्षन हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, जातीय पत्रिका धर्म सभा का प्रकाशन कहाँ और किसके संपादकीय काल में किया गया था? तो ये हो जाएगा पटना से, और अंबिकाचरण मजूमदार के काल में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, अल बिलाल के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। 2 किताब था, अल बिलाल और अल हिलाल, 2 किताब का जो है अबुल कलाम आज़ाद ने संपादन किया था। इसके बाद है 48 नंबर देखिए, युगांतर के संपादक कौन थे? तो युगांतर जो है इसका संपादक थे वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त थे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 1857 में पाइमे आज़ादी, याद रखना है पाइमे आज़ादी का संपादन किसने किया था, याद रखना है प्रिंस मौलाना बेदार बख्त ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए किस पत्रिका में प्रेमचंद्र ने कहा था स्वराज आंदोलन गरीबों का आंदोलन है, ये हो जाएगा हंस पत्रिका में। तो हंस पत्रिका किसका हो जाएगा, प्रेमचंद्र का, और क्या कहा था, तो स्वराज आंदोलन गरीबों का आंदोलन है। इसके बाद 51 नंबर देखिए वंदे मातरम के संपादक कौन थे, तो ये हो जाएगा अरविंद घोष जो है वंदे मातरम के संपादक थे। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर आधुनिक काल में प्रेस लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है, तो ये हो जाएगा चौथा स्तंभ माना जाता है। 53 नंबर देखिए किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की मांग बढ़ा दी है, तो ये हो जाएगा चीन में, ठीक है। इसके बाद 54 नंबर देखिए किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, तो याद रखना है अमृत बाजार पत्रिका। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो कौन सा जो है पत्र जो है कौन सी जो है पत्र जो है रातों रात जो है वर्नाकुलर पेस्ट एक जो आया था 1878 ईस्वी में, उससे बचने के लिए जो है अपनी भाषा बदल ली है, तो अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा। इसके बाद 55 नंबर देखिए महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया है, तो ये हो जाएगा यंग इंडिया का। और 56 नंबर देखिए आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ है, आज़ादी की बात कह रहा है, तो ये हो जाएगा 1951 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात है, तो ये हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए हैं, तो ये हो जाएगा मार्को पोलो ने। और 59 नंबर देखिए किसने कहा है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, तो ये कहना था मार्टिन लूथर का, ठीक है। इसके बाद है देखिए इस चैप्टर में जो है टोटल 29 क्वेश्चन है, और देखिए मास्टर वीडियो इसका पूरे तैयार हो गया है इतिहास का। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपको देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए इतिहास का हो गया, इसमें जो है पहला जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय एवं विकास से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं, देखिए पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें दिया है यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा पॉइंट देखिए इसमें औद्योगिक क्रांति के पश्चात यूरोप में उदारवादी मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिनके बीच राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवाद का विचार अधिक लोकप्रिय हुआ। इस सब पॉइंट को ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला पॉइंट है सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ है, तो याद रखना है वियना सम्मेलन जो 1815 ईस्वी में हुआ है। अब वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के घोर प्रतिक्रियावादी चांसलर मेटरनिक ने किया है। तो जो है वियना सम्मेलन जो है उसका जो है किसने किया है, तो मेटरनिक किया है। कहाँ का था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसके बाद है गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति के दिन थी उनका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना जो है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए पॉइंट जो है 1830 की जुलाई क्रांति जो है मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप लुई फिलिप, ठीक है, शासक बना और चार्ल्स 10 जो है यानी 10 इंग्लैंड पलायन किया, साथ ही उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। तो ये पॉइंट आपको मिल गया। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए इसमें दिया है सन 1898 की क्रांति हुई, 1848 होगा, 1898 दे दिया है, 1898 दिया है कि क्रांति लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति के कारण हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पुरातन व्यवस्था का अंत एवं द्वितीय गणराज्य की स्थापना के साथ नेपोलियन थर्ड फ्रांस का सम्राट बना। तो ये कौन हो जाएगा, 1848 ही होगा, यहाँ 98 लिखा गया है। अगला पॉइंट देखिए इटली का एकीकरण सार्डिनिया पिडमैंट राज्य के नेतृत्व में मेजनी, काबुल, गौरिवाल्डी और विक्टर एमिल के प्रयासों से 3 चरणों में हुआ है। तो याद रखना है इटली के एकीकरण में किस किस का भागीदारी था, तो ये हो जाएगा मेजनी का, काबुल का, गौरिवाल्डी का और विक्टर इमैनुअल का। अगला देखिए यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया है, तो याद रखना है किसने किया है, मेजनी ने किया है। अगला पॉइंट देखिए 1871 में पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का राष्ट्रीय एकीकरण हुआ। तो आपको पूछेगा जो जर्मनी का राष्ट्रीय एकीकरण कब हुआ है, तो 1871 ईस्वी में। अगला देखिए जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने प्रमुख भूमिका नहीं, तो बिस्मार्क कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी में, और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ है उसमें जो है प्रमुख जो है भूमिका निभाई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हिगेल के ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई है, ये पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट देखिए 18 मई 1871 को फ्रांस के साथ जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई है, तो याद रखना है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई है, तो 18 मई 1871 को हुआ है। संधि के बाद जो है जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूर्ण हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण का कार्य जो है किस संधि के बाद हुआ पूरा, तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई है, याद रखना है आपको। इसके बाद अगला देखिए तुर्की प्रभुत्व के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना के उदय एवं इंग्लैंड, फ्रांस एवं रूस के सहयोग से 1832 में यूनान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछेगा यूनान का स्वतंत्र राष्ट्र के उदय में कब हुआ है, तो 1832 ईस्वी में। अगला देखिए इसमें दिया है 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई है, जहाँ आंदोलन का नेतृत्व कोसूद तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। लोकतांत्रिक विचारों के समर्थन
लोकतांत्रिक विचारों के समर्थक कौन थे? कोसुथ ने वर्गहीन समाज के अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो याद रखना। अगला पॉइंट देखिए, पोलैंड में राष्ट्रवादी आंदोलन को रूस के द्वारा दमन कर दिया। तो पोलैंड में जो है राष्ट्रवादी आंदोलन किसके द्वारा दमन कर दिया? रूस के द्वारा। अगला देखिए, बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन को ऑस्ट्रिया के द्वारा दमन कर दिया। बोहेमिया में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ किसके द्वारा? ऑस्ट्रिया के द्वारा जो है इसको दमन कर दिया गया। अब देखिए दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद और रूस की क्रांति से संबंधित है। इसमें देखिए समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों और विपणन में सरकार का एकाधिकार हो। दूसरा पॉइंट देखिए, समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, इसमें औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो है यूरोप के औद्योगिक देशों का समाज जो है दो वर्गों में बट गया था। ठीक है, एक हो गया पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग में कौन सा आ जाएगा? तो ये अमेरिका और उसके सहयोगी देश हो गया। और दूसरा जो है उस टाइम जो था साम्यवादी दल में जो आ जाएगा रूस आ जाएगा। इसमें देखिए क्या दिया है, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। औद्योगिक धनी और शक्तिशाली वर्ग था, जबकि मजदूर निर्धन और साधन विहीन वर्ग था। अगला पॉइंट देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया जाता है। पहला हो जाएगा मार्क्स के बाद का समाजवाद और मार्क्स के पश्चात का समाजवाद हो जाएगा। अगला देखिए इसमें दिया है सेन सिमो, याद रखना है, चार्ल्स फ्यूरिये, रॉबर्ट ओवेन, लुई अगस्टस ब्लांकी आदि जो है महत्वपूर्ण समाजवादी थे। तो देखिए सेन सिमो, चार्ल्स फ्यूरियर, रॉबर्ट ओवेन और लुई अगस्टस ब्लांकी जो है ये महत्वपूर्ण समाजवादी थे। अगला पॉइंट इसमें देखिए कहा है कार्ल मार्क्स जो है जिसका जन्म जो है 5 मई 1818 को और मृत्यु जो हो गया 1883, और फ्रेडरिक एंजल्स जो है जिसका जन्म 1820 ईस्वी में और इसका मृत्यु जो है 1895 में हुआ है, ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए साम्यवाद की धारणा का प्रतिपादन किया। यानी समाजवाद की जो है विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कौन किया है? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने किया है। इसके बाद है साम्यवादी समाज में राज्य और वर्ग की कोई भी परिकल्पना नहीं थी। अगला पॉइंट देखिए, मार्क्स हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। ठीक है, तो मार्क्स किसके विचार से प्रभावित थे? तो हीगेल के। अगला पॉइंट देखिए इसमें सन 1917 में लेनिन के नेतृत्व में रूस की क्रांति का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा। इसे रूस की महान बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ है? तो 1917 ईस्वी में हुआ है। लेनिन के 3 नारे थे, क्या क्या? भूमि था, शांति था और रोटी था। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, सन 1918 ईस्वी में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन बना? ये रूस बना और रूस का नया संविधान बनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लेनिन ने 1921 ईस्वी में जो है एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की। ठीक है, लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की है? 1921 ईस्वी में। इसके बाद पूछेगा चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस संगठन था और ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो लेनिन द्वारा। अगला पॉइंट देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? दिसंबर 1991 में हुआ और ये जो है 15 देशों में टूट गया। 14 देश इससे अलग हो गया और ये खुद था, टोटल हो गया 15 देश। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीपति गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। यानी पूंजीपति जो शीत युद्ध हुआ वो 2 देशों के बीच हुआ था और ये जो हो गया एक पूंजीपति के रूप में जो था अमेरिका और उसके सहयोगी देश, जबकि जो है दूसरी ओर जो साम्यवादी देश था वो था सोवियत संघ। सोवियत संघ किसको बोलेंगे? रूस को बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रॉट्स्की लेनिन की सरकार में विदेश मंत्री था और इसने एक विशाल लाल सेना का गठन किया। तो लाल सेना का गठन किसने किया है? याद रखना है, ट्रॉट्स्की। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, लेनिन के बाद जो है रूस का शासक कौन बना? तो स्टालिन बना। स्टालिन ने रूस की आर्थिक प्रगति के लिए प्रयास किया और साथ ही उसने सर्वाधिक कारकवाद की स्थापना भी की। अगला पॉइंट देखिए इसमें, खुश्चेव और गोर्बाचोव की उदारीकरण की नीति। गोर्बाचोव ने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोनोइक की नीतियों का सोवियत संघ पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, वार एंड पीस का जो लेखक कौन है? टॉल्स्टॉय है। ये बहुत ही पूछता है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है। वार एंड पीस जो एक किताब है जिसका लेखक कौन है? तो टॉल्स्टॉय है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, समाज का कौन सा वर्ग जिसमें किसान मजदूर समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान मजदूर एवं आम गरीब शामिल है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, सन 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 1975 ईस्वी से। कब है? तो ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, मार्क्स एवं एंजल्स के साथ मिलकर जो है 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया है। ठीक है, प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा साम्यवादी घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर कब किया है? तो 1848 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखिए, समाजवादियों की बाइबिल कौन किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है और दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ है? 1867 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखिए, 1899 में लेनिन ने रूस में पूंजीवाद का विकास
नामक रचना लिखी। तो पूछेगा रूस में पूंजीवादी का विकास नामक रचना किसने लिखी है, तो लेनिन। कब लिखी है, तो 1899 ईस्वी में, ठीक है, लिखी, जो उनकी सबसे अच्छी रचना मानी जाती है। अब अगला चैप्टर देखिए, इंडो चाइना यानी हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, ये आपका चैप्टर का नाम हो गया। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट दिया हुआ है। पहला देखिए, इसमें दिया है दक्षिण पूर्व एशिया के 3 देश, कौन कौन हो जाएगा, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया संयुक्त नाम से जो है इंडो चाइना यानी हिंद चीन है। तो पूछेगा इंडो चाइना के तहत कौन कौन आता है, तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। उसमें अगर चाइना भी ऑप्शन दिया रहता है तो चाइना नहीं होगा। अगला पॉइंट देखिए, हिंद चीन 5 भौगोलिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में विभक्त था, टोकिन, अन्नाम, लाओस, कंबोडिया और कोचिन चीन, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो है हिंद चीन जो है 5 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित था। कौन कौन हो जाएगा, तो आपको याद रखना है, टोकिन हो गया, अन्नाम हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया और कोचिन चीन हो गया। अगला तो देखिए, टोकिन और अन्नाम पर चीनी संस्कृति का प्रभाव था। तो देखिए टोकिन और अन्नाम पर जो है 5 गो है, अभी 5 गो जस्ट पढ़े हैं, उसमें जो है टोकिन और अन्नाम पर चीनी संस्कृति का प्रभाव था, जबकि लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। तो ये भारतीय वाला याद रखना है, लाओस और कंबोडिया पर किस संस्कृति का प्रभाव था, तो भारतीय का। अगला पॉइंट देखिए, 16वीं सदी में हिंद चीन में यूरोपीय लोग व्यापार करने के लिए आए थे। तो पूछेगा यूरोपीय लोग जो है हिंद चीन में कब व्यापार करने के लिए आए थे, तो 16वीं सदी में आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे पहले कौन आए हैं, पुर्तगाली आए हैं, इसके बाद है फिर डच आए हैं, फिर स्पेन आए हैं, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए हैं। इसी तरह भारत में भी आए हैं पुर्तगाली, डच आए हैं, पुर्तगाली आए हैं, डच आए हैं, स्पेनी आए हैं, अंग्रेज आए हैं और फ्रांसीसी आए हैं। अगला पॉइंट देखिए, 1858 से 1900 के बीच फ्रांसीसियों ने हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमाया है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें कहा है फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हिंद चीन का आर्थिक शोषण तथा उन्हें फ्रांसीसीकरण की नीति भी अपनाई है। ये पॉइंट हो गया। इसमें अगला पॉइंट देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहा जाते हैं, तो कोलोन कहे जाते हैं। इसको ध्यान रखने, जो हिंद चीन में फ्रांसीसी आके बसे थे तो उसके जो है उसको क्या कहा गया, कोलोन कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, औपनिवेशिक शिक्षा नीति का उद्देश्य वियतनामियों को विकसित यूरोपीय सभ्यता से परिचित कराना और परंपरागत चीनी सभ्यता संस्कृति के प्रभाव को समाप्त करना था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, विरोध के स्वर उठने लगे तथा स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसार होने लगा। तो ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखिए, 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में हिंद चीन में राष्ट्रवाद का तेजी से प्रसार हुआ और 1914 में ही राष्ट्रवादियों द्वारा वियतनाम राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई। तो पूछेगा वियतनाम राष्ट्रीय दल की स्थापना कब हुआ है, तो 1914 ईस्वी में हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, 1930 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की है। तो याद रखना है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया है, तो हो ची मिन्ह ने। कब किया है, तो 1930 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखिए, 1945 ईस्वी में वियतनामी ने जन विद्रोह शुरू किया, बाओ दाई को गद्दी से हटा दिया, ठीक है। तो वियतनाम में जो है जन विद्रोह कब शुरू हुआ है, 1945 ईस्वी में। और जन विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, तो बाओ दाई का जो सरकार था उसको गद्दी से हटा दिया और 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हो ची मिन्ह ने हनोई में स्वतंत्रता की घोषणा की, ठीक है। तो याद रखना है। अगला पॉइंट इसमें देख सकते हैं, 1946 में फ्रांसीसी सेना दोबारा हिंद चीन पहुंची, ठीक है। 1946 में फिर से फ्रांसीसी सेना हिंद चीन पहुंचे और फ्रांसीसी सेना और वियतनामी के बीच जो है सशस्त्र संघर्ष हुआ। वियतनामी ने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। गुरिल्ला युद्ध जो होता है छुप छुप के वार करने वाला युद्ध होता है। अगला पॉइंट देखिए, 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ। तो याद रखना है, हनोई समझौता कब हुआ है, 6 मार्च 1946 ईस्वी को। और किस किस के बीच हुआ है, तो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ है, जिसके तहत जो है फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1950 ईस्वी में हिंद चीन की स्थिति बहुत जटिल हो गई, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस समर्थित बाओ दाओ की सरकार थी, ठीक है, याद रखना है। अगला पॉइंट इसमें देखिए, वियतनाम में संयुक्त राज्य अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ, ठीक है। इसके बाद फ्रांस के बाद जो है वियतनाम में किसका हस्तक्षेप हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका वियतनाम को कम्युनिस्टों के हाथ में नहीं पड़ने देना चाहता। तो यही हो गया शीत युद्ध का कारण, जो है कम्युनिस्ट जो है रूस को मानने वाले थे, जबकि वियतनाम जो है अमेरिका जो चाहता था जो ये पूंजीपति के गुट में शामिल हो जाए। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो कब शुरू हुआ है, 1939 में शुरू हुआ है, जिसके नेता कौन हो जाएगा, हुएन फूसो हो जाएगा। तो कहेगा हुआ आंदोलन किस प्रकार का था, तो बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी जो है आंदोलन था और ये कब हुआ है, 1939 ईस्वी में हुआ है और इसके नेता कौन थे, तो फूसो था। आपको याद रखना है, फूसो। अगला पॉइंट देखिए, 1973 में अमेरिका ने वियतनाम से अपनी सेनाएं हटा ली, ठीक है। अमेरिका जो है वियतनाम से अपनी सेना कब हटा ली है, तो 1973 ईस्वी में। अमेरिका सेना के अभाव में 1975 तक दक्षिण वियतनाम की सेना के पैर पूरी तरह उखड़ गए। 1975 में वियतनाम के एकीकरण राष्ट्र के रूप में उदय हुआ।
अगला पॉइंट देखिए, भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है इससे संबंधित क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें हम देखेंगे, देखिए इसका है सन 1878 में तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन था। उसने क्या किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, यानी एक कानून लाया किस पे? तो प्रेस पे पारित कर दिया। उस पारित करने के बाद जो है पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, सन 1883 में इल्बर्ट बिल आया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इल्बर्ट बिल कब आया है? 1883 ईस्वी में पारित हुआ है। का पारित होना भी राष्ट्रवाद को बल दिया है। तो दो क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। जो कहेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 ईस्वी में। उस टाइम जो है वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। ठीक है, इसको हटा दिया गया कब है? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसको हटा दिया गया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। इसके तहत जो है देखिए, इसमें देखिए, इसमें करा हिंद चीन के, देखिए हिंद चीन के समान भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय और विकास औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में 1885 से 1947 के बीच जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम विभिन्न चरणों में हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ 1885 और 1947 तक जब देश आज़ाद हुआ तो उसी पार्टी के तहत जो है यहाँ का जो है सरकार पे जो है वहाँ अंग्रेजों पर जो है दबाव बना के जो है भारत को स्वतंत्र किया गया। अगला पॉइंट देखिए, इसमें कहा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे प्रजातंत्र एवं आधुनिक प्रगति की जानकारी मिली है। मानवतावाद, व्यक्तिवाद, यूरोपियन पुनर्जागरण, फ्रांस की राज्य क्रांति एवं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी मिली है। ठीक है, तो भारत में जो है अंग्रेजी नीति ने जो है राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में ही 1916 में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई थी। पहला यह कि कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल और नरम दल जो है एक हो गए। ठीक है, जो गरम दल और नरम दल में जो है फूट पड़ गया था 1907 में, वो जो है 1916 में लखनऊ में समझौता हुआ जिसमें दोनों दल क्या हो गया? शामिल हो गया। गरम दल में जो है मुख्य नेता के रूप में लाल बाल पाल थे। ठीक है, ये तीनों नेता मुख्य थे, इसके साथ और भी बहुत सारा नेता थे। और दूसरा देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया कब? 1916 ईस्वी में। ठीक है, आंदोलन चलाने को लेकर समझौता हुआ था। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, महायुद्ध के बाद जो है यानी विश्व युद्ध के बाद जो है भारत में राष्ट्रवाद की जो लहर उठी उससे प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने 1919 ईस्वी में माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार, याद रखना है 1919 में कौन सा अधिनियम आया? तो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड योजना, यस भारत सरकार अधिनियम बनाया गया। तो पूछेगा माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम कब बनाया गया? तो 1919 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है जनवरी 1915 ईस्वी में, यहाँ कितना हो जाएगा? 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जो है गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। तो याद रखना है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौट के आए हैं? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। और इसके बाद जो है अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना है। तो पहला पॉइंट हो गया, साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद में। किसने किया है? तो गांधी जी किया है। कब किया था? तो 1916 ईस्वी में किया था। अगला पॉइंट देखिए, 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया जिसे खिलाफत आंदोलन कहा। तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1920 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखिए, गांधी जी की पुस्तक जिसका नाम है हिंद स्वराज 1909 पर में प्रकाशित हुआ था। तो याद रखना है हिंद स्वराज किसका पुस्तक हो गया? तो गांधी जी का। ये प्रकाशित कब हुआ है? 1909 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 से कब तक चला है? 1922 तक चला है। गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो गांधी जी द्वारा जो है प्रथम जन आंदोलन कौन सा चलाया गया? तो असहयोग आंदोलन कब से कब तक? 1920 से 1922 तक चलाया गया था। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट करा, चौरा चौरी कांड जो है 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। और ये कहाँ हुआ था घटित? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास जो है चौरा चौरी स्थान है, वहीं पर यह घटना घटित हुआ था। तो याद रखना है चौरी चौरा कांड कब होगा? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। अगला पॉइंट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। दूसरा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार काफी विस्तृत था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ है, इसको डेट याद रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, साइमन कमीशन का जो है 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचने पर विरोध किया गया। तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा है? 1928 ईस्वी में। अगर डेट पूछ दे तो 3 फरवरी हो जाएगा। कहाँ पहुंचा है? तो बम्बई में पहुंचा है। अगला पॉइंट देखिए, दिसंबर 1929 ईस्वी में वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, तो दिसंबर 1929 में जो है वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इसी अधिवेशन में जो है जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर जो है रात के 12 बजे में जो है तिरंगा फहराने का काम किया था। अगला पॉइंट देखिए, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ है? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। याद रखना है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ है? तो 5 मार्च 1931 को। अगला पॉइंट देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया है। तो स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया है? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। अगला देखिए, 1924 ईस्वी में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है। तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1924 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखिए, केरल
केरल राज्य के मालाबार तट पर किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, भोपला विद्रोह। भोपला नहीं होगा, मोपला होगा, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है भोपला, यहाँ क्या हो जाएगा, मोपला विद्रोह हुआ था। कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो केरल के मालाबार तट पर। और किसके द्वारा हुआ था, तो किसानों के द्वारा हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, भारत में रेलवे टेलीग्राफ की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। तो याद रखना, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके काल में, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में, और टेलीग्राफ का जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में ही शुरुआत हुआ था। अगर पूछेगा रेलवे की शुरुआत कब हुआ है, तो 1853 ईस्वी में पहली बार जो है रेलवे चला था। कहाँ से, थाने यानी मुंबई में चला था। ठीक है, इसके बाद डलहौजी का अगर शासनकाल पूछ दे तो 1849 से लेकर जो है 1854 तक था। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसने किया, सर आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने किया था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ है, 1906 ईस्वी में हुआ है। किस किस ने किया है, तो आगा खां एवं ढाका के जो है नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा मिलकर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री के.बी. हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में नागपुर में जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया है। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिसे क्या कहा जाता है, आरएसएस कहा जाता है। ठीक है, आरएसएस का स्थापना कब हुआ है, 1925 ईस्वी में। किसने किया है, तो के.बी. हेडगेवार ने किया है। कहाँ हुआ है, तो नागपुर में हुआ है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1928 ईस्वी में बिहटा में, ठीक है, और पुनः 1929 ईस्वी में जो है सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना की। तो पूछेगा 1928 ईस्वी में बिहटा में जो है किसान सभा का विधिवत स्थापना किसने किया है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। और 1929 ईस्वी में जो है सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना किसने किया है, तो ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है AITUC की स्थापना किया है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया गया। तो याद रखना है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है, तो 31 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, अगला चैप्टर के तहत जो है पहला पॉइंट है, औद्योगिक क्रांति का शाब्दिक अर्थ उद्योग तथा उत्पादन के क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन से होता है। तो औद्योगिक क्रांति का जो है शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो उद्योग तथा उत्पादन के क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट देखिए, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखानों की स्थापना कब हुआ है, तो 1730 ईस्वी के दशक में हुआ है। और 18वीं शताब्दी में कारखानों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो गया है। अगला पॉइंट चलते हैं, कह रहा है सूती और कपड़ा उद्योग ब्रिटेन में 1840 के दशक तक क्या हुआ था, औद्योगिकरण के प्रथम चरण का सबसे बड़ा उद्योग बन गया था। तो ठीक है, सबसे पहले जो है सूती और कपास उद्योग जो है कहाँ लगाया गया है, तो ब्रिटेन में लगाया गया है। कब, 1840 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखिए, इसमें कहा है मशीन उद्योग के आगमन से पहले भारत से आयात की गई रेशम तथा सूती वस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एकाधिकार था। तो पहले क्या करता था, तो भारत से ही रेशम और सूती वस्त्र का जो है कच्चा माल ले जाया जाता था ब्रिटेन, और वहाँ पे क्या करता था, फैक्ट्री लगा के जो है कपड़ा बना के फिर भारत में ही बेच दिया जाता था। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, जेम्स हारग्रीव्स द्वारा 1764 ईस्वी में बनाई गई मशीन स्पिनिंग जेनी ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। तो ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स द्वारा जो है किसका आविष्कार किया, 1764 ईस्वी में जो है बनाई गई मशीन जो है, ठीक है, एक मशीन बनाया और स्पिनिंग जेनी ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1773 ईस्वी में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया है, तो जॉन के ने किया है। कब किया है, तो 1773 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, सन 1769 में जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया है। तो रेल जो चलता था पहले किससे चलता था, वाष्प इंजन से चलता था, जिसका आविष्कार किसने किया है, जेम्स वाट ने किया है। कब किया है, 1769 ईस्वी में। अगला पॉइंट, 1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाले पावरलूम नामक कड़घा तैयार किया। तो याद रखना है, वाष्प से चलने वाला सबसे पहले जो है पावरलूम जो है पावरलूम नामक जो है कड़घा को तैयार किया, जो मशीन होता है कपड़ा बिनने वाला उसको। और कब कौन किया है, एडमंड कार्टराइट ने। कब किया है, 1785 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखिए, सन 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट किसके द्वारा पारित किया है, ब्रिटिश संसद द्वारा। कब किया है, 1813 ईस्वी में किया गया है। व्यापार पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। चार्टर एक्ट के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। कब हुआ, 1813 ईस्वी में समाप्त कर दिया। और क्या किया, स्वतंत्र व्यापार की नीति जो है का मार्ग प्रशस्त किया था। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की नींव जो है 1851 ईस्वी में बम्बई में डाली गई। ठीक है, इससे पहले ही 1818 ईस्वी में कलकत्ता में डाला गया था, लेकिन वो क्या हो गया, असफल हो गया। इसके बाद है मुंबई में जो है 1851 ईस्वी में डाला गया। और देखिए फिर जो है पारसी कवास जी नानाजी डावर ने सन 1854 में पहला कारखाना निर्मित किया और सभी से इस उद्योग का इतिहास भारत में शुरू हुआ है। तो भारत में जो है सबसे पहले कारखाना निर्मित कौन किया है, तो पारसी कवास जी नानाजी
डामर लिख दिया है, डामर होगा, ने 1854 में लगाया था। कहाँ पे लगाया था फैक्ट्री? तो ये है मुंबई में लगाया था। और तभी से जो है भारत में जो है उद्योग का इतिहास शुरू हो गया है। अगला पॉइंट देखिए, 1869 में सुएज नहर के खुलने से मुंबई के बंदरगाह पर इंग्लैंड के आने जाने वाला जो है सूती कपड़ों का आयात बढ़ गया। तो सुएज नहर कब खुला है? 1869 ईस्वी में, याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला पॉइंट देखिए, 1917 में जो है कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुम चंद ने स्थापित किया है। तो पूछेगा जो है कलकत्ता में पहला जूट मिल जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो एक मारवाड़ी व्यवसायी था जिसका नाम था हुकुम चंद। तो याद रखना है, हुकुम चंद्र ने जो है पहला जूट मिल स्थापित किया और जूट पे जो है हुकुम चलाने लगा। ठीक है, कब? जो है 1917 में। और कहाँ पे हो जाएगा? कलकत्ता में हो जाएगा। इसके बाद है अगला पॉइंट देखिए, सन 1907 में जमशेद जी टाटा ने बिहार के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया है। तो सबसे पहले जो है अब जो है साकची कहाँ चल गया है? ये जो है अभी जो है वर्तमान में साकची का नाम हो गया है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर अभी कहाँ चल गया है? झारखंड में चल गया है। और झारखंड में जो है टाटा, ठीक है, टाटा ने जो है 1907 ईस्वी में, तो पूछेगा टाटा का स्थापना कब हुआ है? 1907 ईस्वी में जो है। और टाटा जो इस टाइम जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया है 1907 ईस्वी में। और इसको कहा जाता है टिस्को भी कहा जाता है। ये कहाँ है? तो झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 ईस्वी में हुआ है, जबकि रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयले की खुदाई का प्रारंभ किया गया था। तो कोयला उद्योग का प्रारंभ जो है 1814 ईस्वी में कहाँ से हो गया? रानीगंज। रानीगंज कहाँ पड़ता है? तो याद रखना है आपको, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला पॉइंट देखिए, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप मध्यवर्गीय बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति हुई। यह वर्ग आधुनिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? तो बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति हुई थी। अगला पॉइंट देखिए, औद्योगिकरण के फलस्वरूप औद्योगिक मजदूर वर्ग का उदय हुआ और ये मजदूर शहर में छोटे छोटे घरों में निवास करने के लिए बाध्य थे जहां कोई बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसे स्लम पद्धति कहा गया। ठीक है, तो अभी भी आप लोग देखते होंगे जब बाहर जाता होगा तो एकदम छोटा छोटा रूम में जो है मजदूर सब रहता है और उस तरह का जो है कॉलोनी बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्लम पद्धति कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, 1838 ईस्वी में लंदन श्रमिक संघ के नेतृत्व में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन का आरंभ किया। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चार्टिस्ट आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ है? तो लंदन में हुआ है। और कब हुआ है? तो 1838 ईस्वी में। तो चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में और लंदन से, इसके द्वारा तो श्रमिक संघ के द्वारा। अगला पॉइंट देखिए, 1918 ईस्वी में इंग्लैंड के सभी वयस्क स्त्री पुरुष को मताधिकार प्रदान किया गया है। कब? 1918 ईस्वी। कभी कभी आपको 1928 ईस्वी देखने को मिल जाएंगे। तो 1918 के अधिनियम के तहत 1928 ईस्वी में जो है मताधिकार प्रदान किया गया था। तो इसमें देखिए एक पॉइंट हुआ है वयस्क स्त्री और पुरुष। तो स्त्री और पुरुष को जो है इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार 1918 होगा। अगर केवल स्त्री पूछेगा तो 1928 हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, भारत में निरुद्योगीकरण, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों से भारत का निरुद्योगीकरण हुआ जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योग का विनाश हो गया। तो अगला पॉइंट इसमें देखिए, अब अगला चैप्टर का नाम हो गया शहरीकरण एवं शहरी जीवन, यानी शहरीकरण से संबंधित क्वेश्चन हो गया। इसमें पहला पॉइंट है शहरीकरण गांव का शहर या नगर के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया है जहां गैर कृषि उत्पादन, व्यापार व व्यवसाय आदि आर्थिक क्रियाओं की प्रमुखता होती है। ठीक है, अगर ये वीडियो आप जो देख रहे हैं इसको बार बार देखेंगे तो आपको सारा पॉइंट क्या होगा? याद हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दूसरों के बीच शेयर भी कर दीजिए। अगला पॉइंट इसमें देखिए, आधुनिक शहरों के विकास में औद्योगिक पूंजीवादी, उपनिवेशवादी व साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का प्रसार हुआ। लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास आदि ने निर्णायक भूमिका निभाई। अगला पॉइंट देखिए, शहरी जीवन में औद्योगिकरण एवं प्रशासनिक व्यवस्था ने 3 वर्गों को जन्म दिया। ठीक है, शहरी में एक हो गया व्यावसायिक वर्ग, एक हो गया मध्यम वर्ग और एक हो गया मजदूर वर्ग हो गया। तो शहरी जीवन में जो है औद्योगिकरण जो है व्यवस्था जो है 3 वर्गों में जन्म दे दिया। एक हो गया व्यवसायी जो व्यवसाय करता है, दूसरा हो गया मध्यम वर्ग और तीसरा हो जाएगा मजदूर सब। अगला पॉइंट देखिए, चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास जिसका नाम है डॉम्बी एडमसन। याद रखना है, डॉम्बी एंडरसन जो है किसका किताब हो गया? चार्ल्स डिकेंस का हो गया, जो 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भूमिगत रेलवे द्वारा लाए गए विनाश का उल्लेख। ठीक है, तो 1863 ईस्वी में जो है पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चला था? ये चला था इंग्लैंड में चला था। अगला पॉइंट देखिए, 1852 में फ्रांस के सम्राट जो है लुई तृतीय ने पेरिस के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया और यह कार्य जो है बैरन हाउसमैन को एक विख्यात और कुशल वास्तुकार था को सौंपा गया। ठीक है, तो जो है बैरन हाउसमैन क्या किया? तो 1852 में जो है फ्रांस के सम्राट जो लुई तृतीय ने क्या किया? तो पेरिस के पुनर्निर्माण का निर्णय, यानी पेरिस को किस तरह से बसाया जाए उसका निर्णय लिया। कौन? लुई तृतीय। और इस कार्य को लिए जो है बैरन हाउसमैन को जो है चुना गया। अगला पॉइंट देखिए, इसमें जो कहा गया है
देखिए अगला जो है 1850 ईस्वी तक अधिकांश पश्चिमी शहर लगभग जो है ग्रामीण किस्म के जो है ही शहर थे 1850 में जो है। इसके बाद है ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को क्या कहा गया है, कस्बा कहा जाता है। तो याद रखना है ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को क्या कहा जाता है, कस्बा कहा जाता है, जो अधिकांशतः अस्थायी विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। अगला पॉइंट देखिए एक छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहा जाता है, गंज कहा जाता है। ठीक है, एक छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहेंगे, हम गंज कहेंगे, और एक ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को हम क्या कहेंगे, कस्बा कहेंगे। तो एक छोटे अस्थायी बाजार को गंज कहेंगे, इसलिए कहा गया है चनौरागंज, बहुत सारा गंज जो दिया है, यानी छोटा सा बाजार होता है वहाँ पे। कस्बा और गंज दोनों जो है कपड़ा, फल, सब्जी तथा दूध उत्पादन से संबंधित थे। विशिष्ट परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे। अगला पॉइंट देखिए किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्रायः वहाँ की राजधानी भी होता था, ऐसे स्थान को महानगर कहा गया। तो महानगर कहाँ होता है, बड़ा बड़ा शहर में महानगर होता है और वो राजधानी के रूप में होता है, और वहाँ जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा होता है, सुविधा भी बहुत ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट देखिए काम चलाओ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट मकान को जो है टेनमेंटस कहा गया। ठीक है, काम चलाओ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले मकान को क्या कहा गया, टेनमेंटस कहा गया। ऐसे मकान बड़े शहरों के गरीब इलाकों में अधिक पाए जाते थे। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून 1902 से लागू किए गए। फैक्ट्री कानून के बाद जो है बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था कर दी गई। तो बच्चा सबको जो है औद्योगिक से जो है कामों से क्या किया, बाहर हटा दिया गया, मतलब बच्चा लोग जो है फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट देखिए दुनिया के सबसे पहली भूमिगत रेलवे के पहले कारखाना का उद्घाटन जो है 10 जनवरी 1863 को। तो याद रखना है भूमिगत रेलवे का पहला कारखाना का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 जनवरी 1863 को किया गया। यह रेल लाइन लंदन की पैंडिल और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित थी। तो लंदन में जो है भूमिगत रेलवे कहाँ चला था, तो लंदन के पैंडिल और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित थी। पहले दिन ही यात्रियों की संख्या कितना हो गया था, 10,000 थी। याद रखना है। तो रेलवे में जो है दुनिया की पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन कब हुआ है, तो 1863 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखिए आर्थिक उन्मादवाद और पूंजीपतियों की ऐसी स्वतंत्रता जिसके सरकार का किसी रूप में हस्तक्षेप नहीं हो, उसे हम लाइसेंस फेयर कहा गया। ठीक है, तो याद रखना है लाइसेंस फेयर किसे कहा जाता है, तो आर्थिक उन्माद और पूंजीपतियों की ऐसी स्वतंत्रता जिसके सरकार का किसी रूप में हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे लाइसेंस फेयर कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए 1840 ईस्वी में लंदन का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति जो है 155 गज था। तो याद रखना 1840 का ही बात कर रहा है। लंदन का क्षेत्रफल कितना था प्रति व्यक्ति, 155 गज था, जबकि बम्बई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल 9.5 वर्ग गज था। मतलब उस टाइम भी जो है मुंबई का क्षेत्रफल बहुत कम था, उस टाइम आदमी जो है बहुत रहते थे। अगला पॉइंट देखिए 1898 में सिटी ऑफ बम्बई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई। तो सिटी ऑफ बम्बई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुआ है, तो ये हो जाएगा 1898 ईस्वी में बम्बई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना हुई है। अगला पॉइंट देखिए 1965 ईस्वी में पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष जी कुआन येब के नेतृत्व में सिंगापुर को आज़ादी मिला है। तो सिंगापुर को आज़ादी कब मिला है, 1965 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में मिला है, तो ये ली कुआन येब के नेतृत्व में मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए पटना की स्थापना 6वीं शताब्दी में, पटना का स्थापना कब हुआ है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक था जिसका नाम था अजात शत्रु के द्वारा एक सैनिक शिविर के रूप में किया गया। तो सबसे पहले जो है पटना का जो स्थापना जो हुआ है एक सैनिक शिविर के रूप में बनाया गया था, किसके द्वारा, अजात शत्रु के द्वारा, और पूर्ण रूप से जो है पटना शहर बसाने का काम किया गया है उदयन के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट देखिए 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ है, सिंह का जन्म हुआ है, जिस कारण यह नगर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान बन गया है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है, तो पटना में हुआ। पटना सिटी जो अभी कहा जाता है उस शहर में जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है, और ये सिख धर्म के जो है 10वें गुरु थे। इसका जन्म कब हुआ है, 1666, यानी याद रखने का बहुत ही अच्छा 1666। ठीक है, देखिए अगला चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण से संबंधित है। तो इसमें देखिए भूमंडलीकरण हम किसे कहते हैं, तो जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है। तो भूमंडलीकरण के तहत जो है सभी देश आपस में क्या हुए हैं, जुड़ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए विश्व बाजार ने व्यापक और उद्योग को तीव्र गति से बढ़ाया है। व्यापार और उद्योग के विकास ने पूंजीपति को, व्यापार और उद्योग के विकास ने क्या किया है, पूंजीपति को बढ़ाया है, मजदूर को और मध्यम वर्ग जो है 3 शक्तिशाली सामाजिक वर्ग को जन्म दिया है। कौन, तो विश्व व्यापार। याद रखना है विश्व व्यापार किस किस को जन्म दिया है, विश्व व्यापार में जो है व्यापार और उद्योग जो है पूंजीपति वर्ग को, मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार सम्राट सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन बन गया जो है पहला जो है विश्व बाजार कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया किसने बसाया था, तो ये हो जाएगा सिकंदर। ठीक है, वही सिकंदर जो विश्व विजेता बनने चला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए
1991 के बाद विश्व बाजार के अंतर्गत ही एक नवीन आर्थिक प्रवृत्ति भूमंडलीकरण का उत्कर्ष हुआ, जो निजीकरण और आर्थिक उदारीकरण से प्रत्यक्ष जुड़ गया। ठीक है, तो 1991 में क्या आया है, तो भूमंडलीकरण का जो है का उत्कर्ष हुआ है और इसके साथ ही निजीकरण और उदारीकरण का भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। भारत में जो है 1991 में LPG का फॉर्म लाया गया था, LPG यानी भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण। ठीक है, याद रखना है। कौन था उस टाइम, तो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीकरण जो है नामक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल जो हुआ है, अमेरिका के एक आदमी था जिसका नाम था जॉन विलियमसन था, उसी ने 1990 में दिया है। तो याद रखना है, भूमंडलीकरण शब्द का जो है सबसे पहले जो है नामकरण जॉन विलियमसन 1990 में किया है, अमेरिका का रहने वाला था। इसके बाद देखिए 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO कहते हैं, 1 जनवरी 1995 को शुरू हुआ। याद रखना, 1 जनवरी 1995 का जो है विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया है और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जेनेवा हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूर हम किससे कहते हैं, तो वैसा मजदूर औपनिवेशिक देश के ऐसे मजदूर जिन्हें निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्र में ले जाया जाता था। यानी जैसे भारत पर जो है इंग्लैंड का जो अधिकार था, तो उस टाइम जो है भारत से जो है मजदूर को जो है औपनिवेशिक काल में जो है मजदूर को उन्हें एक निश्चित समझौता के लिए अपने देश ले जाया जाता था, जिसे हम क्या कहते हैं, गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। इसी तरह एक होता है बंधुआ मजदूर, तो बंधुआ मजदूर एक समझौता के तहत इसी तरह गिरमिटिया मजदूर की तरह ही ले जाया जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में जो है 25 से 40 गुना का वृद्धि हो गया। कब से, 1820 से 1914 के बीच में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण वैश्विक व्यापार का जो है लगभग 60% हिस्सा जो है कृषि उत्पादों खनन में क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा या कपड़ा उद्योगों का था। तो देखिए उस टाइम जो है संपूर्ण विश्व का जो व्यापार था, व्यापार में जो है 60% जो हिस्सा था वो कृषि उत्पादक का था, खनन और कपड़ा का था। अगला पॉइंट देखिए, वैश्विक व्यापार का जो है एक बहुत बड़ा लाभकारी परिणाम क्या हुआ, तो शहरीकरण का विस्तार और जनसंख्या में वृद्धि हुआ। जब वैश्विक व्यापार बढ़ा तो क्या हुआ, शहरीकरण विकसित हुआ और जनसंख्या में भी वृद्धि देखने को मिला। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बाजार ने जो है एशिया और अफ्रीका में जो है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद को एक नए युग को जन्म दिया। ठीक है, तो जब विश्व व्यापार जो है आपस में जुड़ा सभी देश, तो क्या हुआ, एशिया और अफ्रीका में जो है उपनिवेशवाद हुआ और एक जो है यूरोपीय देश अधिकतर कहाँ, एशिया और अफ्रीका में जो है दूसरे देश पे अधिकार कर लिया। इससे क्या हुआ, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के नए युग का जन्म दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो है जिसका नाम है रूजवेल्ट ने एक नई व्यवस्था जिसको क्या कहा जाता है, नई डील। याद रखना है, नई डील कौन लाया है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट लाए हैं, नामक नवीन आर्थिक नीति को अमेरिका में लागू किया। ठीक है, इनमें जन कल्याण की एक व्यापक योजना तैयार की गई। तो न्यू डील नामक किसने लाया है, तो रूजवेल्ट ने लाया है। इसके बाद आर्थिक मंदी क्या होता है, तो देखिए अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उनके तीनों आधार, कौन कौन सा तीनों आधार, तो कृषि हो गया, उद्योग हो गया और व्यापार का विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है, तो क्या हो जाता है, मंदी आ जाता है। मान लो जैसे भारत में हो गया आर्थिक मंदी, जब भारत में आएगा तो क्या होगा, कृषि का जो है उत्पादन कम होने लगेगा, उद्योग जो है कम विकसित होने लगा और व्यापार भी कम होने लगा। तो समझेंगे जो भारत में आर्थिक मंदी आ गया। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, शेयर बाजार क्या होता है, तो वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, शेयर बाजार कहते हैं। शेयर बाजार में जो देखिए जहां व्यापारिक होता है और औद्योगिक कंपनी होता है उसका शेयर का मूल्य निर्धारण होता है, जिसे हम शेयर बाजार कहेंगे। सट्टेबाजी क्या होता है, तो कंपनियों में जो है पूंजी लगाकर, कंपनी में मान लो कोई कंपनी है उसमें पूंजी लगाकर और उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसका मूल्य बढ़े और पुनः उन्हें बेच दे। तो सट्टेबाजी होता है क्या, जैसे शेयर मार्केट अभी चल रहा है उसमें क्या करना है, कंपनी का शेयर खरीद लेना है कुछ, ठीक है, और जब उसका भाव बढ़ेगा तो क्या करना है, फिर बेच देना है। तो वही होता है सट्टेबाजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक मंदी से निकलने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल संरक्षणवाद जिससे कठोर आर्थिक उपन्यास किया गया। तो आर्थिक मंदी जब किसी देश में आ जाता है तो उसका स्थिति क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आर्थिक मंदी से निकलने के लिए क्या किया, तो बाजार अर्थव्यवस्था के प्रति जो है संरक्षणवाद जिससे कठोर आर्थिक उपन्यास किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 1944 ईस्वी में जो है अमेरिका में जो एक शहर है जिसका नाम है न्यू हैम्पशायर में जो है एक सम्मेलन हुआ, जिस सम्मेलन का नाम है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो याद रखना है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ है, 1944 ईस्वी में। कहाँ हुआ है, तो अमेरिका के हैम्पशायर में हुआ है। इस सम्मेलन में हुआ क्या था, तो देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन नामक स्थान पर जो है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो इस सम्मेलन में क्या हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन था और इस सम्मेलन के तहत जो है विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक हो गया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ है। तो क्वेश्चन पूछता है विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ है, तो 1944 के जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है उसी का परिणाम 1945 ईस्वी में हुआ है। दोनों बैंक की स्थापना जो 1945 ईस्वी में हुआ और यही दोनों बैंक जो है अन्य देश को लोन देने का काम करता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो अमेरिका के वाशिंगटन DC में है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक मंदी जिनका एकमात्र देश पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा वह देश था रूस। ठीक है, तो आर्थिक मंदी जो है 1929 ईस्वी में आया था, उसमें जो है बिल्कुल विश्व का जितना भी देश था सभी पर प्रभाव पड़ा, लेकिन रूस पे जो है प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ा। इसके बाद देखिए न्यू डील है, अभी जस्ट बोले हैं न्यू डील नामक अमेरिका के लाए थे, रूजवेल्ट लाए थे। तो न्यू डील क्या है, तो जन कल्याण की एक बड़ी योजना है, योजना से संबंधित नीति है, जिसमें क्या होता है आर्थिक क्षेत्र के अलावा जो है राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को भी नियमित किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला चैप्टर का नाम हो गया प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद से संबंधित हो गया। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 105 एडी, यानी 105 एडी में जो है एक आदमी था चीन का जिसका नाम था टस प्लाई लून। चीन आदमी का नाम रहता है चीनी ही जैसे, तो क्या नाम हो गया, टस प्लाई लून। ठीक है, ये कौन था, चीनी नागरिक था, वो बहुत ही चालाक आदमी था। इसने क्या किया, तो कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज बना लिया। ठीक है, कागज का आविष्कार कर लिया कौन, तो टस प्लाई लून। किससे, तो कपास से और मलमल से। फिर क्या हुआ आगे देखिए, मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी जो है चीन में ही हुआ, चीन के साथ जो है जापान में हुआ और जापान के साथ जो है कोरिया में हुआ। तो सबसे पहले जो है मुद्रण की जो है तकनीकी कहाँ गया, चीन में, इसके बाद जापान में और इसके बाद कोरिया वाले कर लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 712 ईस्वी में चीन के सीमित क्षेत्रों में फैला। आविष्कार तो कर लिया, लेकिन चीन क्या किया, अपने गुप्त रूप से उसको रखा रहा। कब तक, 712 ईस्वी तक जो है, और धीरे धीरे वो चीन से जो है अन्य देश में फैल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लगभग 10वीं सदी के पूर्वार्ध तक जो है लॉक प्रिंटिंग, ठीक है, 10वीं सदी के पूर्वार्ध तक क्या था, लॉक प्रिंटिंग की प्रक्रिया द्वारा मुद्रा पत्र भी छापे गए। कब, 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति था जिसका नाम था पी सेंग, याद रखना है। उसने क्या किया, तो मिट्टी के मुद्रा बनाए, याद रखना है। मिट्टी का मुद्रा बनाने का काम पहली बार चीन में कौन किया है, तो सी पेंग किया है, पी सेंग किया है, सी पेंग नहीं, पी सेंग, पी पोपा नाम याद रहता है। पी सेंग जो है कब किया है, 1041 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 13वीं शताब्दी के अंतिम में रोमन मिशनरी, कौन, रोमन मिशनरी और मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाया। तो यूरोप जो है ब्लॉक प्रिंटिंग का नमूना किसने पहुंचाया, तो ये हो जाएगा रोमन मिशनरी और हो जाएगा मार्को पोलो। कब है, 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी किसको कहेंगे, तो 1200 से लेकर 1299 तक को हम क्या बोलेंगे, 13वीं शताब्दी बोलेंगे। इसके बाद है चीन में संघई शहर जो है प्रिंटिंग संस्कृति का केंद्र बन गया। ठीक है, उस टाइम कौन बन गया, संघई कहाँ है, चीन का एक बहुत बड़ा शहर है, तो वहाँ क्या हो गया, प्रिंट संस्कृति का केंद्र बन गया है। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, कागज बनाने का कला की, देखिए कागज बनाने की कला 11वीं सदी में पूरब से यूरोप पहुंची। तो कहाँ से, तो पूरब से कहाँ पहुंची, तो यूरोप पहुंचा है। और 1336 ईस्वी में जो है प्रथम मिल की स्थापना कहाँ हुआ है, तो जर्मनी में हुआ है। तो याद रखना है, कागज बनाने का प्रथम मिल की स्थापना कहाँ हुआ है, जर्मनी में हुआ है। कब हुआ है, 1336 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आरंभिक चीनी किताबें, पहला जो है चीनी किताबें जो छपा था, किताबें एकॉर्डियन शैली में बनाई जाती। तो पहले जो है चीन का किताब किस शैली में बनाया जाता है, तो एकॉर्डियन शैली में बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, छापाखाना का आविष्कार अगर पूछे किसने किया है, तो ये किया है गुटेनबर्ग ने। और कब किया है, 1448 से। याद रखना है, छापाखाना का आविष्कार किसने किया है, गुटेनबर्ग। और गुटेनबर्ग कहाँ का रहने वाले थे, तो जर्मनी का रहने वाले थे। और 1448 ईस्वी में जो है छापाखाना का आविष्कार कर दिया। अगला देखिए, गुटेनबर्ग जो है प्रेस में जो पहला पुस्तिका छपा, गुटेनबर्ग जो प्रेस लगाया था किताब छपने का, उसमें जो है पहला किताब छपा हुआ है ईसाई धर्म ग्रंथ, जिसको कहा जाता है बाइबिल नामक किताब छपा था। तो याद रखना है, गुटेनबर्ग द्वारा जो है पहला किताब छापा गया, बाइबिल छापा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मार्टिन लूथर ने 1577 ईस्वी में 95वें स्थापनाई लिखी। याद रखना है, 95वें स्थापनाई किसका है, तो मार्टिन लूथर का है। और कब लिखी है, 1577 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखिए, जापान में पहली किताब जो है 868 ईस्वी, याद रखना 868, देखो दोनों साइड 8 है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। जापान में जो है पहली किताब 868 ईस्वी में छपी, जिसका नाम था डायमंड सूत्र। तो डायमंड सूत्र कहा गया किताब था, जापान का पहला किताब था जो 868 ईस्वी में छापा गया। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, 1753 में एदो को क्या कहेंगे, टोक्यो कहेंगे। एदो के कितागावा उतामारो, याद रखना है, 1753 में जो है एदो के कितागावा उतामारो ने एक नई चित्रकला शैली विकसित की, जिसका नाम था उकियो अथवा तैरती दुनिया। याद रखना है, उकियो अथवा तैरती दुनिया को जो है किसने विकसित किया है, तो ये होगा कितागावा उतामारो। कब किया है, 1753 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट जो है लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। तो याद रखना, वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट किसने लागू किया है, लॉर्ड लिटन। कब किया है, 1878 ईस्वी में। याद रखना है, कब किया, 1878 ईस्वी में किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारत समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ये अंग्रेज ऑफिसर था जो भारत में जो समाचार पत्र था उसमें जो है अच्छा से काम किया था, उसको बढ़ाने का काम किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सुरेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने लंदन में इंडियन मिरर का प्रकाशन किया। तो इंडियन मिरर का जो प्रकाशन किसने किया है, तो एक आदमी का नाम है सुरेंद्र नाथ टैगोर और एक है मनमोहन घोष। दोनों जो है कहाँ किया है, तो लंदन में एक
प्रकाशन शुरू किया है जिसका नाम है इंडियन मीरर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 1821 ईस्वी में बंगाल में संवाद कुमुदी, याद रखना है संवाद कुमुदी जो है कहाँ से प्रकाशित हुआ था समाचार पत्र, तो ये हो जाएगा बंगाल में। कब? 1821 ईस्वी में। किसने इसके संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। और 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में प्रकाशित जो है मिरातुल समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। 1821 में संवाद कुमुदी बंगाली भाषा में और 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में प्रकाशित हुआ था मिरातुल समाचार पत्र। और किसने प्रकाशित किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद देखिए 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है सोम प्रकाश का प्रकाशन किया है, जो कौन सा पत्रिका था? साप्ताहिक था। याद रखना है सोम प्रकाश का जो है प्रकाशन किसने किया है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कब किया है? 1858 ईस्वी में। ये कैसा पत्रिका था? तो साप्ताहिक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए मोतीलाल घोष के संपादन में जो है 1868 ईस्वी में से जो है अंग्रेजी बंगला साप्ताहिक के रूप में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन जो है प्रेस के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो याद रखना है अमृत बाजार पत्रिका जो है 1868 ईस्वी में किसने शुरू किया? मोतीलाल घोष के संपादन में शुरू हुआ, अंग्रेजी बंगला में था। यही प्रेस जो है अमृत बाजार पत्रिका जो है 1878 में जो है जब लीटर ने वर्नाकुलर प्रेस लाया था, तो ध्यान रखना है वर्नाकुलर प्रेस कब लाया है? तो 1878 ईस्वी में आया है। और इससे बचने के लिए जो है यह क्या किया? अमृत बाजार पत्रिका जो है रातों रात जो है अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। याद रखना है अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। कौन? रातों रात? तो अमृत बाजार पत्रिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए धर्म विरोधी विचारों के प्रयास को रोकने के लिए रोमन चर्च ने जो है इक्विजिशन नामक संस्था का गठन किया। तो इक्विजिशन नामक संस्था का गठन किसने किया? तो रोमन चर्च ने किया। किसके लिए? तो धर्म विरोधी विचारों को के प्रसार को रोकने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए फ्रांसीसी उपन्यासकार जिसका नाम है लुई सेबेस्तिये मर्सिये। याद रखना है ये कहाँ का था? लुई सेबेस्तिये मर्सिये तो फ्रांसीसी उपन्यासकार था। इनका मानना था कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुश उड़ जाएंगे। तो किसका कहना था? तो ये हो गया लुई सेबेस्तियन मर्सियन का। कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कैथोलिक पादरियों ने 1579 ईस्वी में पहली तमिल पुस्तक छापी। तो भारत में जो है पहली तमिल पुस्तक छपा है, कौन छापा है? तो कैथोलिक पादरियों ने। कब छापा है? तो 1579 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में प्रथम समाचार पत्र लिखने का श्रेय जो है जेके हिकी। जेके हिकी का होगा जेम्स हिकी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जिसने जो है 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन किया। तो भारत का पहला समाचार पत्र जो है बंगाल गजट को कहा जाता है, जिसको प्रकाशित करने का काम किया है जेके हिक्की। कब किया है? 1780 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 1780 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था इंडिया गजट जो है भारत का दूसरा समाचार पत्र था। तो दूसरा समाचार पत्र कौन हो गया? इंडिया गजट। कब? 1780 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। ये जो है बंगाल गजट जो प्रकाशित किया था ये अंग्रेजी आदमी था, इंडिया गजट भी अंग्रेजी था, लेकिन भारतीयों द्वारा जो है प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था 1816 ईस्वी में जो है गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित हुआ। इसका भी नाम रखा गया था बंगाल गजट ही। तो पूछेगा भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो ये हो जाएगा बंगाल गजट। कौन किया था? तो गंगाधर भट्टाचार्य। कब किया था? तो 1816 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए अल हिलाल का संपादन जो है मौलाना आजाद ने किया। तो दो किताब लिखा है मौलाना आजाद ने, अल हिलाल और इसमें लगा देना अल बिलाल। ठीक है, अल बिलाल और अल हिलाल जो है मौलाना आजाद ने प्रकाशित किया था 1912 ईस्वी और 1913 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इसमें जो है वन लाइनर क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लिए, वीडियो को लाइक कर दिया और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब देखिए इसमें जो है मास्टर वीडियो के तहत जो है इस